हेलो स्टूडेंट्स, एमएसटी सीटी 2025 क्रैश कोर्स सीरीज के अंदर अभी तक हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी स्टार्टेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें थर्मोडायनामिक्स का थ्योरी पार्ट एज वेल एज इसके पीवाईक्यूज हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस कर लिए थे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू विद द सॉलिड स्टेट। ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चन का वेटेज जो है सॉलिड स्टेट का रहा है, और इसके क्वेश्चन जो है मेनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ थियरी क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका थियरी पार्ट कंप्लीट करेंगे लेक्चर 1 के अंदर। इसके बाद हम लोग जो इनके पीवाईक्यूज करने वाले फ्रॉम 2024 से लेके 2021 तक के सवाल करते। तो चलिए स्टार्ट करते। आज का लेक्चर हमारा सॉलिड स्टेट से। तो सॉलिड स्टेट के अंदर सबसे पहले हमें पढ़ना होगा कि सॉलिड के जो मेन बेसिक टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सॉलिड के जो दो मेन बेसिक टाइप्स है, उनमें आ जाता है आपका एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड द सेकंड वन इज द एमरफस सॉलिड। इसके ऊपर सवाल बनते हैं एग्जाम के अंदर। सवाल ऐसे बनते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सॉलिड एमरफस सॉलिड। इसके ऊपर सवाल बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ द सिर्फ द करेक्ट स्टेटमेंट करके। तो पहले उसका थियरी समझ लेते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज होते हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं, तो आपको पता चलेगा कि इनके जो क्वेश्चन है सीईटी के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड के अंदर जो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इनका अरेंजमेंट को लेके, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनके पास एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, जबकि एमरफस सॉलिड जो होते हैं इनके पास कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमरफस का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इनफैक्ट जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो ट्रू सॉलिड्स है, जबकि एमरफस सॉलिड जो वो ये हमारे इनको क्या बोलते हैं, सुपर कूल लिक्विड्स बोल सकते हैं। वी कॉल दिस एज द सूडो सॉलिड्स एंड दैट इज व्हाई वी से दैट दे डू नॉट हैव द फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हम ग्लास का एग्जांपल ले तो ग्लास जो हमारा धीरे धीरे मेल्ट होता है। अगर हम बहुत पुराने जो एंशियंट बिल्डिंग्स होते हैं इनके जो विंडो अगर देखते हैं तो यू विल फाइंड दैट इनके जो ग्लास होते हैं वो नीचे की तरफ जो है काफी थिक हो जाते हैं और ऊपर की तरफ जो थिन हो जाते हैं। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सालों से जो ग्लास है वो धीरे धीरे करके जो है वो लिक्विड बेसिकली दैट इज कमिंग ड्यू टू द ग्रेविटी बॉटम की तरफ आता है। तो बॉटम वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा आपका थिक हो जाता है और जो टॉप वाला हिस्सा वो थिन हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि एमरफस सॉलिड बेसिकली क्या है, तो दे आर द सूडो सॉलिड्स और दे आर द सुपर कूल लिक्विड्स, आप इसको समझ सकते हो। दैट इज व्हाई वी से दैट एमरफस सॉलिड जो है इनका कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, जबकि जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये आयनिक सॉलिड्स है एंड दे हैव द फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी आ जाता है इनका कि आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी एंड एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। एमरफस सॉलिड जो होते हैं हमारे वो आइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो एनिसोट्रोपिक होते हैं। अब ये एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, तो आइसोट्रोपिक का सीधा सा मतलब हो गया, आइसो मतलब सेम, मतलब हम कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है जैसे कि विस्कोसिटी हो गया, इसका थर्मल एक्सपांशन हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। अगर हम इन फिजिकल प्रॉपर्टीज को अगर मेजर करते हैं एमरफस सॉलिड के अंदर एट एनी पॉइंट, यू विल फाइंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी विल रिमेन सेम। बट आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एक डेफिनेट पैटर्न जो होता है फॉलो होता है, अरेंजमेंट जो होता है फॉलो होता है, और जबकि अमरफस सॉलिड में ऐसा कोई एक रैंडम अरेंजमेंट होता है। इसलिए आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज जो फिजिकल प्रॉपर्टी का वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सब जगह एक जैसा रहता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं है। इसमें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी है, जैसे थर्मल एक्सपांशन हो गया या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, उसका जो जितना वैल्यू होगा उतना ही वैल्यू उसका दूसरे डायरेक्शन में नहीं होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एनिसोट्रॉपिक है, जबकि अमरफस सॉलिड जो हमारा आइसोट्रॉपिक है। अगला पार्ट आ जाता है इनके जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, तो ये हमें एग्जाम्पल जो पर्टिकुलर याद रख लेनी चाहिए। अमरफस सॉलिड के एग्जाम्पल हमें पर्टिकुलर याद रखनी चाहिए, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं यूजुअली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो सॉल्ट है, जो क्रिस्टल जैसे जो चुभने वाले हैं उनको हम एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कह सकते हैं। अदरवाइज जो हमारे दूसरे एग्जांपल्स हैं, एमरफस सॉलिड में हो गया ग्लास हो गया, आपका प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द एमरफस सॉलिड्स। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो है कि इनका आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, जबकि हमारे जो एमरफस होते हैं दे आर द आइसोट्रोपिक वन। क्रिस्टलाइन का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमारा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया। एमरफस का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। क्रिस्टलाइन के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, एमरफस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, और उनके कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे जो स्टडी कर सकते। तो इनफैक्ट सवाल जो वो फैक्ट बेस्ड सवाल ऐसे एग्जाम में सीटी के अंदर जो पूछे गए हैं, तो ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है और एग्जांपल्स हमें याद कर लेने। अगला पार्ट देखते हैं अपन लोग इनका।
फिर आ जाता है हमारा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के हमारे बेसिकली अलग अलग टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आयोनिक सॉलिड, दूसरा है अपना कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड, थर्ड वन इज द मॉलिकुलर सॉलिड एंड द फोर्थ वन इज द मेटेलिक सॉलिड। इन सब में जो सिंपलेस्ट वन है वो है अपना मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड नाम से पता चलता है कि जिनमें मेटल से बना हुआ सॉलिड जो है वो मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा। मेटल्स के बारे में थोड़ा अगर हम कॉमन सेंस लगाए तो मेटल्स आर द कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। फिर मेटल्स के अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। तो ये बेसिकली थोड़ा लॉजिकली आपको सोचना है, ठीक है। फिर अगला पार्ट आता है हमारा कि आयोनिक सॉलिड्स। हम जो सॉल्ट देखते हैं, जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड या कोई और भी सॉल्ट हम ले, तो आयोनिक सॉलिड नाम से पता चल रहा है कि आयन से बने हुए। देखो ऐसे कॉमन आपको लॉजिक लगाना है, आयन से बने हुए इसलिए आयोनिक सॉलिड है। इनके बीच के जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे वो होंगे अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या आयोनिक बॉन्ड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि आयोनिक सॉल्ट जो होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। अच्छा, आयोनिक सॉल्ट जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बट यस दे कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इन प्रेजेंस ऑफ द व्हेन दे आर डिसॉल्व इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जैसे कि वाटर हो गया, एक्वस सॉल्वेंट में अगर उसको डिसॉल्व करते पानी के अंदर तो ये कंडक्टिविटी शो करते क्योंकि ये आयंस बना देते, ठीक। आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो कर सकते हैं व्हेन दे आर फ्यूजन। जब इसको हम मेल्ट कर देंगे तो ये आयंस के फॉर्म में हो जाएंगे, फ्री आयंस होने चाहिए। बेसिकली आयोनिक सॉल्ट जो अपना सॉलिड जो है इसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। जब आयन फ्री होंगे तो कंडक्टिविटी शो करेगा, सॉलिड स्टेट में फ्री आयन नहीं होते एंड दैट इज व्हाई आयोनिक सॉलिड स्टेट के अंदर कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे इलेक्ट्रिकल का। बट अगर इनको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दे या इनको अगर हम मेल्ट कर देते दे विल शो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री आयंस। एग्जांपल्स हम याद कर लेना है, NaCl हो गया, कैल्शियम फ्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है। इनफैक्ट जितने भी सॉल्ट है, सोडियम नाइट्रेट हो गया, सिल्वर नाइट्रेट हो गया, ऑल सॉल्ट विल बी कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ आयोनिक सॉलिड। इसके बाद अगला कैटेगरी रहता है हमारा वो है कि मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड द कोवेलेंट सॉलिड। देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे किससे बना हुआ है, तो हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल से बना हुआ है। जैसे मेटेलिक सॉलिड में हमने बोला कि वो मेटल से बना हुआ है, आयोनिक सॉलिड में हमने बोला कि वो आयन से बना हुआ है। इन द सेम वे मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो यहाँ पे मॉलिक्यूल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे आप आइस की बात करते हो, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। H2O जो है वो सॉलिड फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो वी कॉल दिस द आइस। तो H2O एक मॉलिक्यूल है, बट इनके अंदर क्या अट्रैक्शन फोर्सेस कौन से, तो यहाँ पे इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ जगह पे हो सकता है कि आपके जो वैंडरवल फोर्सेस होते हैं, जैसे आपका हो गया डिस्पर्शन फोर्सेस या जिसको हम कहते हैं लंडन फोर्सेस हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया डाइपोल अट्रैक्शन हो सकता है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब हो गया मॉलिक्यूल से बने हुए सॉलिड। एग्जांपल देखेंगे तो वाटर हो गया, सॉरी अपना आइस हो गया सॉलिड के फॉर्म में। फिर आप सॉलिड CO2 ले सकते हो। इनफैक्ट सॉलिड CO2 विल बी आल्सो कैटेगराइज एज द मॉलिक्यूलर सॉलिड में आप ले सकते हो। अच्छा, मान लीजिए कि आपको सवाल पूछा कि सॉलिड CO2 जो है इसके अंदर किस टाइप के अट्रैक्शंस होते हैं, तो आप देखो तो CO2 मॉलिक्यूल कैसा है हमारा, CO2 हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो होते हैं अपने डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं। तो ये नॉन पोलर सॉलिड हम इसको बोल सकते हैं, और इसके अंदर के अट्रैक्शन फोर्सेस को हम बोलेंगे एज अ डिस्पर्शन फोर्सेस, या तो हम बोल सकते हैं इनको लंडन फोर्सेस, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करेगा। जैसे आप HCl का एग्जांपल लेते हो, सॉलिड HCl, तो सॉलिड HCl अगर मैं देखता हूं तो सॉलिड HCl के अंदर कैसे होगा, तो HCl तो हमारा कैसा है, HCl हमारा आयोनिक है, आयोनिक है। तो इसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे दो HCl मॉलिक्यूल के बीच में वो हो जाएंगे डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो दिस वे यू कैन गिव द एग्जांपल कि अमोनिया ले लिया अपन लोगों ने, सॉलिड अमोनिया, तो अमोनिया में कौन सा एग्जांपल अपना अट्रैक्शन फोर्सेस होगा, तो आप अमोनिया देखो तो अमोनिया इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आप अमोनिया अगर देखते हो तो एस वी कैन से दैट इन सॉलिड अमोनिया देयर विल बी H बॉन्डिंग हो जाएगा। वाटर के अंदर भी जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो H बॉन्डिंग है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मॉलिक्यूल से बने हुए हैं, और मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं वो होते हैं बेसिकली डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन अगर वो पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो ये हो जाएगा अपना डिस्पर्शन फोर्सेस या लंडन फोर्सेस हो गया। जैसे बेंजीन का एग्जांपल है कि बेंजीन सॉलिड स्टेट में अगर मैं देखता हूं तो बेंजीन नॉन पोलर है, और दो नॉन पोलर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्सेस होगा दैट विल बी कॉल्ड द डिस्पर्शन फोर्सेस।
उसके बाद अगला पार्ट आ जाता है हमारा, वो है कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। अच्छा, कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड से हमें थोड़ा समझ में आ रहा है कि कोवैलेंट बॉन्ड हो, जैसे हमने डायमंड में पढ़ा था कि एवरी कार्बन इज बॉन्डेड विद द 4 अदर कार्बन्स बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, डायमंड में हमने ऐसा देखा हुआ है स्ट्रक्चर, ये डायमंड का ऐसा केस होता है। अच्छा, ग्राफाइट का एग्जांपल देखो तो ग्राफाइट में कैसे होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है एंड एवरी कार्बन इज जॉइन विद द अदर कार्बन बाय द कोवैलेंट बॉन्ड। तो ग्राफाइट हो गया आपका, डायमंड हो गया आपका, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC। ठीक है, सिलिका हो गया SiO2। तो जो आपके जाइंट स्ट्रक्चर है या जिनके पास एक नेटवर्क बना हुआ है, हर कार्बन एक और कार्बन से कंटिन्यू जुड़ा हुआ है, इसलिए उनको बोला गया एज अ कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो इनके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्सेस है वो कौन से है, तो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 4 कैटेगरी वापस से रिवाइज कर देता हूँ। आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक अट्रैक्शन होंगे। कोवैलेंट सॉलिड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स होंगे। मॉलिकुलर सॉलिड, मॉलिकुलर अट्रैक्शन, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो गया, या तो फिर हो गया अपना लंडन फोर्सेस या डिस्पर्शन फोर्सेस। और लास्ट हो गया अपना मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड के अंदर होता है मेटालिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, उससे हमने क्लासिफाई कर दिया। आयन से बना है तो आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूल से बना है मॉलिकुलर सॉलिड है, मेटल से बना है मेटालिक सॉलिड है, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड था इसलिए उसको बोला गया कोवैलेंट सॉलिड। फिर हमने इनके एग्जांपल्स पढ़ लिए कि मॉलिकुलर सॉलिड के एग्जांपल पर्टिकुलर में याद रखने कि आइस हो गया, सॉलिड बेंजीन हो गया, सॉलिड HCl है, सॉलिड CO2 है। आप नैप्थलीन का एग्जांपल देख लो। ठीक है, नैप्थलीन विल बी आल्सो कैटेगराइज इन दिस एग्जांपल। कोवैलेंट सॉलिड में अगर देखेंगे तो अपना होगा डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, सिलिका हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड आप ले सकते हो। ALN जो होता है वो भी एक आपका नेटवर्क सॉलिड होता है। तो एग्जाम में आपको बेसिकली सवाल पूछेंगे, तो ये टेबल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायमंड है, सिलिका है, इसके एग्जाम्पल तो हम लोगों ने पढ़ लिए, साथ साथ हम लोग कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पे नोट भी कर सकते। एक एग्जाम्पल हो गया हमारा ग्राफाइट, हम लिख सकते ग्राफाइट है। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्यूमिनियम नाइट्राइड हो गया। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेटवर्क सॉलिड या कोवैलेंट सॉलिड्स। ठीक है, मेटालिक सॉलिड में तो आप बहुत सारे एग्जांपल, कोई भी मेटल का एग्जांपल दे दो आप, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है, निकेल है, एनी एग्जांपल यू कैन गिव। आयोनिक सॉलिड सॉल्ट से बना होता है। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में देखेंगे तो मेटल्स आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट सॉलिड में देखेंगे तो डायमंड तो कंडक्टिविटी शो नहीं करता है, बट ग्राफाइट yes it shows the poor electrical conductivity. It is mainly because of the presence of free electron. उसका जो लेयर स्ट्रक्चर होता है, लेयर स्ट्रक्चर में दो लेयर्स के बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ग्राफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो इतना आपको यहाँ पे इस टेबल के ऊपर जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्सेस क्या है, थोड़ा लॉजिक लगाओ। पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं है, इस बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फिर अगला पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर जो है वो यूनिट सेल्स एंड लैटिस। बेसिकली जो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड देखते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इनके एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। ठीक, और ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट की वजह से उस मॉलिक्यूल, उस पर्टिकुलर सॉलिड का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, 3D स्ट्रक्चर बन रहा है, वी कॉल दिस एट द लैटिस। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल उस लैटिस का एक स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट है विच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन यू विल गेट द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपल तरीके से समझते। मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा क्यूब है। ठीक है, जैसे हमको खेलने वाला क्यूब होता है अपना। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब है, आप दिखते हो तो क्यूब जो होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब को ज्वाइन करके बना हुआ है। तो एक क्यूब के ऊपर एक क्यूब अगर मैं रखते जाऊं पूरा 3D में, 3 डायमेंशन में, तो यू विल गेट अ बिग क्यूब। तो जो बड़ा क्यूब दिख रहा है वो एक्चुअल में आपका लैटिस है, और जो बड़ा क्यूब जो छोटे छोटे क्यूब से बना हुआ था वो आपका यूनिट सेल है। इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि यूनिट सेल बेसिकली क्या है, यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर क्रिस्टलाइन लैटिस। तो एक लैटिस का जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होगा, तो वो यूनिट सेल की आइडेंटिटी क्या है इससे हम पता कर सकते हैं। जैसा यूनिट सेल दिखेगा वैसे आप लैटिस जो दिखेगा। जैसे आप मैच बॉक्स ले लेते हो ना, घर के अंदर हमारा जो मैच बॉक्स होता है दिया जलाने के लिए जो मैच स्टिक यूज करते हैं, मैच बॉक्स जो होता है हमारा वो ऑर्थोरोम्बिक होता है। अगर मैं मैच बॉक्स के ऊपर मैच बॉक्स अगर रखता जाऊं पूरा 3D में, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, तो एक बड़ा सा मैच बॉक्स बनेगा। तो बड़ा सा मैच बॉक्स जो बना है मेरा वो बेसिकली क्या है, मेरा लैटिस है। और उसमें से एक छोटा अगर मैच बॉक्स निकाल लेता हूँ तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि छोटे मैच बॉक्स का जो शेप था, जैसे वो दिखने में था, वैसा ही मेरा वो बड़ा मैच बॉक्स जो दिख रहा है।
तो लार्ज मैच बॉक्स इज द लैटिस एंड द स्मॉलेस्ट मैच बॉक्स इज द यूनिट सेल। तो एक्चुअली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे कि यूनिट सेल के टाइप्स कितने। तो आप देखो तो यूनिट सेल के हमारे पास टोटल 7 टाइप है, 7 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स या क्रिस्टलाइन सिस्टम से। और इनके जो अरेंजमेंट्स है पार्टिकल्स की, ये टोटल 14 टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं और इनको हम कहते हैं एज अ ब्रेविस लैटाइसिस। आपको ये सवाल सीटी के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है कि हमारा जो यूनिट सेल्स है वो कितने हैं। तो टोटल 7 टाइप के यूनिट सेल्स है और हर यूनिट सेल के अंदर एटम्स की अपनी अरेंजमेंट है और इन अरेंजमेंट की वजह से जो अलग अलग शेप बने हैं उन शेप को बोला गया है एज अ ब्रेविस लैटाइसिस। तो ऐसा सवाल पूछते हैं कि ब्रेविस लैटाइसिस कितने हैं। तो टोटल 14 ब्रेविस लैटाइसिस आर देयर एंड 7 यूनिट सेल्स आर देयर। अच्छा, अब ये 7 यूनिट सेल जो इनके नाम बेसिकली हमें याद करने पड़ेंगे। इनके जो पैरामीटर्स है, पैरामीटर इन द सेंस इनके जो एज लेंथ है, एज के बीच का एंगल है, इसके बारे में सवाल एग्जाम पूछते हैं। इनफैक्ट जो जेई का सिलेबस था पुराना, इसके ऊपर तो बहुत अच्छे सवाल बनते थे। होप सो इस बार जो है सीटी के अंदर भी शायद इस टेबल के ऊपर सवाल बने आपका। ठीक है, तो पहले ये ध्यान में रख लो कि 7 यूनिट सेल्स है और 14 टाइप के हमारे अरेंजमेंट से उनको बोला गया है ब्रेविस लैटाइसिस। तो 7 यूनिट सेल कौन कौन से, एक बार हम उनको स्टडी कर लेते हैं। पहला यूनिट सेल हमारा क्यूबिक है, देन टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बोहेड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है। अब इनके जो एज लेंथ और एंगल्स के जो पैरामीटर्स है बेसिकली हमें उनको याद कर लेना। एग्जाम्पल शायद आपको थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्ट हो, और जहां तक सवाल है अभी तक जो सीटी के सवाल से एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन इवन जेई में भी नहीं पूछते थे तो सीटी में भी नहीं पूछेंगे। हाँ, बट इनके जो पैरामीटर बेस्ड सवाल होते वो जेई में आते थे तो सीटी में भी आने के पूरे चांसेस है। तो क्यूबिक यूनिट सेल का अगर बात करें तो A इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या है कि एक क्यूब जो होता है उसका जो विड्थ है, उसका लेंथ है, उसका हाइट जो है ए बी सी, मतलब उसके विड्थ लेंथ एंड हाइट ऐसे मान लो। तो क्यूब के अंदर तीनों पार्ट जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं, वो तीनों जो हमारे साइड साइड जो होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एंगल जो होता है इनका कितना होता है, द एंगल इज 90 डिग्री। मतलब ऐसा कोई भी शेप अगर हम देखते हैं दुनिया में जिनके हाइट विड्थ और लेंथ अगर इक्वल है और इनके जो एंगल्स है इनके बीच के एंगल्स अगर 90 डिग्री है तो ऐसा शेप दुनिया में क्यूबिक ही दिखेगा। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि यूनिट सेल क्यूबिक किसको बोलेंगे, जिसके अंदर ए बी सी मतलब विड्थ हाइट लेंथ इक्वल हो और उनके बीच का एंगल आपके सभी इक्वल हो और 90 डिग्री हो। तो ये समझना है। फिर हम जो सिंपलेस्ट एग्जांपल और है हमारा, वो है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक अभी आपको एग्जांपल दिया कि हमारा जो मैच बॉक्स होता है घर के अंदर, ठीक है, मैच बॉक्स हो गया या आपका ब्रिक केस हो गया, तो उसका एग्जांपल आप ले सकते हो। तो वहां पे देखिए तो उसका जो विड्थ है लेंथ है हाइट है अलग अलग है ना। हाइट छोटा होता है, विड्थ थोड़ा सा बड़ा होता है, लेंथ तो और बड़ा हो जाता है अपना। ठीक है, तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, तीनों ही अलग अलग है, तीनों ही अलग अलग है, बट तीनों जो एजेस होते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। इसलिए अल्फा बीटा गामा जो है उनके अल्फा बीटा गामा उनके बीच के एंगल से, ठीक है, तो वही एंगल कितने अपना 90 डिग्री है। टेट्रागोनल शेप कैसा होगा कि ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब टेट्रागोनल शेप अगर थोड़ा इमेजिन करो तो बेसिकली क्या है, ये जब एक बिल्डिंग बनाते आप देखो तो उसके जो कॉलम बनते पर्टिकुलर जो स्क्वायर कॉलम बनते उनकी मैं बात कर रहा हूँ। आजकल राउंड कॉलम भी बनाते, सर्कुलर कॉलम भी बनाते, उसको छोड़ दो। बट जो हम स्क्वायर कॉलम बनाते तो स्क्वायर कॉलम, तो स्क्वायर से मतलब ही हो गया उसका जो बेस है वो स्क्वायर है। जब स्क्वायर होगा तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब उसके दो साइड्स चारों साइड इक्वल हो जाएगी इनफैक्ट, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, बट उसकी हाइट अलग है। तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ऐसा कोई अरेंजमेंट आपको देखने को मिले तो वी कॉल दिस ऑफ द टेट्रागोनल। और जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो एस ऑल द थ्री एजेस जो होंगे दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो एंगल जो होगा इनका 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें बेसिकली क्या करना है, शेप को थोड़ा इमेजिन कर लेना है कि क्यूबिक क्या है, ऑर्थोरोम्बिक क्या है, टेट्रागोनल क्या है, हेक्सागोनल शेप कैसा होता है। तो हेक्सागोन जैसे अपना वो ग्राफाइट वाला पार्ट हो गया। बेंजन रिंग इमेजिन करो या साइक्लोजन देख लो, ठीक है, तो बेंजन रिंग इमेजिन करो, एक अपना ये हो गया हेक्सागोनल शेप हो गया, और उसके ऊपर एक हाइट जो है वो आप ड्रॉ कर दो। हेक्सागोनल शेप अगर हमने देखा तो एक स्क्वायर अपना सॉरी एक प्लेन में आ गया तो 2D शेप हो गया, एक हाइट उसके ऊपर हमने स्टैंड बाय कर दिया तो 3D हो जाएगा शेप। हाइट का लेंथ अलग है, बट जो बेंजीन के जो अपने जो कार्बन कार्बन के बॉन्ड थे पर्टिकुलरली, या इसको एज हम बोलेंगे, एज लेंथ जो था, तो ए इक्वल टू बी था, मतलब दो एज एक जैसे और हाइट अलग है। ऐसा शेप जहां पर देखने को मिले
उसको बोलेंगे हेक्सागोनल है। वैसे ही मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सल्फर में देखने को मिलता है पर्टिकुलरली, सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म्स होते हैं। तो ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है और गामा की वैल्यू 90 नहीं है। वैसे ट्राइक्लिनिक में सारी साइड भी अलग अलग है, सारे एंगल भी अलग अलग है। हेक्सागोनल में देखेंगे तो जो बीच वाला एंगल होगा, जैसे बेंजीन वाला केस देखते हैं अंदर का, तो वो एंगल आपको ऐसा दिख रहा है कि वो 120 डिग्री का एंगल है, और जो परपेंडिकुलर हाइट है वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा शेप को इमेजिन कर लेना है कि रोम्बोहेड्रल क्या होगा, कि तीनों साइड इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, बट 90 डिग्री नहीं है। क्यूब के जैसे ही होगा, बट क्यूब में तीनों एंगल इक्वल होते 90 होते, रोम्बोहेड्रल में तीनों एंगल इक्वल तो है बट 90 नहीं। मतलब क्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर दो आप, क्यूब जो उसको थोड़ा सा टिल्ट कर दो, तो साइड की लेंथ तो सब सेम रहेगी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, बट उसका जो एंगल होगा वो इक्वल रहेगा बट 90 नहीं होगा। तो ऐसा थोड़ा इमेजिन करके अगर आप शेप को याद कर लोगे, तो आपके जो पैरामीटर्स है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा, ये आपको रियलाइज हो जाएंगी, इमेजिन हो जाएंगे। तो ये टेबल रट्टा पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसके ऊपर सवाल इस बार बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपका थोड़ा सा टेबल जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट सवाल सीईटी के अंदर तो मुझे नहीं लगता बनेगा ऐसा। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि 7 जो हमारे अलग अलग टाइप के सिस्टम है वो किस तरीके से होते हैं। चलिए अगला पार्ट देखते हैं इसके अंदर। फिर आ जाता है हमारा जो यूनिट सेल। अभी हम लोग को देखा कि यूनिट सेल बेसिकली क्या है। यूनिट सेल हमारा स्मॉलेस्ट रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पर्टिकुलर लैटिस। तो यहाँ पे यूनिट सेल के हम लोगों ने बेसिकली 4 कैटेगरी करके रखी। एक कैटेगरी हमारा सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और चौथा है हमारा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बस इनके जो स्ट्रक्चर्स है ना, पहले इन स्ट्रक्चर्स को हम समझ लेते हैं। और स्ट्रक्चर्स को अगर समझ लेंगे तो आप देखिए, तो आपको जो पूरा सॉलिड स्टेट है आपको बहुत आसान लगेगा। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको कहते हैं? चलिए मान लेते हैं कि एक में, अभी तो हमारे सिलेबस के अंदर मेनली क्यूबिक यूनिट सेल्स ही है, बट अभी हम देखते हैं कि चलो एक में 3D स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको एक बना के दिखा देता हूँ। लेट्स से एक 3D स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, एक क्यूब बना लेते हैं। बेसिकली एक क्यूब अगर बना लेंगे तो अपने को थोड़ा सा ये काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो एक रैंडम क्यूब मैंने आपको यहाँ पे बना के दिखा दिया। तो सिंपल यूनिट सेल हम किसको कहते हैं, या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं? कि यहाँ पे जो हमारे एटम्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स है हमारे, तो पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। देखिए आपको सिंपल एक चीज याद रखनी पड़ेगी। एक क्यूब को पहले इमेजिन कर लेते हैं अपन लोग। क्यूब के बारे में हम बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या होना चाहिए कि क्यूब के अंदर हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स है, 8 कॉर्नर्स है। हमारे पास क्यूब के अंदर 6 फेस है, 6 फेसेस है एंड 12 एजेस है। ठीक है, ये हमारे क्यूब के अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। और आपके जो क्वेश्चन बनेंगे सॉलिड स्टेट के अंदर, मेनली इसी के आसपास आपके क्वेश्चन जो घूमते रहते हैं। तो सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको कहते हैं? कि जहां पे एटम सिर्फ प्रेजेंट है आपका कॉर्नर पे। कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट होगा तो उसको बोला गया है एज अ सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। फिर अगला जो सवाल आपका बन जाता है वो होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट करो आप। ठीक है, वो हम आगे वापस एक बार इस डायग्राम के ऊपर आएंगे अपन लोग। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब हो गया कि एटम्स या पार्टिकल आप बोल दो, एटम्स प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला हमारा जो यूनिट सेल का कैटेगरी है वो है हमारा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? तो यहाँ पे हमारे जो एटम्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे भी होंगे, एज वेल एज जो हमारे फेस के सेंटर्स होते हैं, फेस के सेंटर पे भी हमारे एटम प्रेजेंट है। तो जैसे नाम आपको देख के रखा है ना, बस वैसे उसका जो मीनिंग है वो निकाल देना है कि फेस सेंटर्ड, फेस के सेंटर्ड पे एटम प्रेजेंट है। कॉर्नर पे तो हर जगह आपको एटम मिलेंगे ही सही, कॉर्नर की हमें चिंता नहीं है। एवरीवेयर यू विल फाइंड द एटम्स प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। ठीक है, बस हमें सिर्फ ये देखना है कि फेस पे एटम कहाँ पे प्रेजेंट है। बॉडी बीसी से जब बोलेंगे तो बॉडी सेंटर्ड हो जाएगा, तो बॉडी के सेंटर पे एटम प्रेजेंट है।
प्रिमिटिव है तो एटम प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर से। चलो ये एक मैंने डायग्राम बना दिया क्यूब का वापस से। तो यहाँ पे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? द एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द फेस सेंटर। ठीक है, कॉर्नर टोटल 8 कॉर्नर है, तो यहाँ पे हम एटम दिखा देंगे 8 कॉर्नर पे, और हर फेस के सेंटर पे एक एटम होगा। ठीक है, तो रैंडम में चलो मैं यहाँ पे एक ये फेस का सेंटर ले लेता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा फेस का सेंटर ले लेता हूँ, चाहो तो इसको थोड़ा हम अलग कलर से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फेस का सेंटर हो गया। तो 6 फेसेस है, 6 फेसेस से सामने वाला फेस एक हो गया, उसके पीछे वाला एक फेस हो गया, इस तरीके से। तो फेस सेंटर्ड का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया। अगला पार्ट आता है हमारा, वो है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसको भी देख लेते हैं। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर मतलब बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच एक अपना एटम जो है वो प्रेजेंट होगा, और कॉर्नर्स जो है वहां पे तो ठीक है आपके एटम तो होने ही वाले हैं। तो इसका भी हम एक क्यूब, बेसिकली आपको हर बार ना एक क्यूब के बारे में सोचना है। एक क्यूब के बारे में अगर आप सोच लोगे आपका काम जो है आसानी से हो जाएगा। चलो ये हो गया मेरे पास, एक क्यूब मैंने बना लिया। यहाँ पे थोड़ा सा रफ क्यूब बन रहा है, ऐसा परफेक्ट वेक्टराइज क्यूब तो नहीं बन पाएगा इधर। यू जस्ट इमेजिन दिस वन, वी गॉट द क्यूब। एटम प्रेजेंट कहाँ पे हमारे? प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द बॉडी सेंटर। तो ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद रख लेना है, कॉर्नर पे सब जगह मिलने वाला है हमें 8 कॉर्नर से, और एक हमारा बॉडी का सेंटर है ये पर्टिकुलर, जिसको मैंने थोड़ा सा ऐसे फिल कर दिया। ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड का केस। फिर अगला जो अरेंजमेंट हमारा वो है अरेंजमेंट हमारा एंड सेंटर्ड वाला है। तो लेट्स सी व्हाट द एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में एटम कहाँ पे प्रेजेंट है? तो दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एट द एनी 2 अपोजिट फेस सेंटर। कोई भी 2 अपोजिट फेस जो होंगे उनके सेंटर पे एटम प्रेजेंट होंगे, एज वेल एज द एटम्स विल बी प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे सब जगह मिलेगा आपको, बस ये चीज ध्यान में रखो आप। Everywhere you will get the atom present at the corners. ये क्यूब मैंने बना लिया। तो यहाँ पे एटम्स की पोजीशन एक बार लोकेट कर लेते। दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एनी 2 अपोजिट फेसेस। हाँ, इंपॉर्टेंट क्या है कि 2 फेस के सेंटर, बट दोनों फेस आपके अपोजिट होने चाहिए। चलो मान लेते हैं कि एक मैं ऊपर का फेस ले रहा हूँ, टॉप का फेस लेता हूँ, तो टॉप का फेस और इसके नीचे एक हमारा बॉटम का फेस, इनके बिल्कुल सेंटर में। तो ये अरेंजमेंट जो है ये आपको कौन से यूनिट सेल में देखने को मिलेगा, ये भी सवाल पूछते हैं आपको। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोगों ने अभी तक 4 यूनिट सेल के मेन स्ट्रक्चर्स पढ़े। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट कॉर्नर्स पे, फेस सेंटर्ड एटम प्रेजेंट है हमारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे बॉडी के सेंटर पे। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एटम प्रेजेंट है हमारे कॉर्नर्स पे और फेस के सॉरी एनी 2 अपोजिट फेस के सेंटर पे। चलो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी इसके अगले पार्ट में जाते हैं अपन लोग। इसका जो कैलकुलेशंस होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको हमें समझना पड़ेगा। उसके पहले हम देखते हैं कि जो हमारे टोटल 14 जो लैटिसेस थे इसके अंदर कैसे अरेंजमेंट है। तो जो हमारा 7 यूनिट सेल्स है, तो हर यूनिट सेल के अंदर कुछ पर्टिकुलर टाइप के अरेंजमेंट्स है। क्यूबिक यूनिट सेल की अगर बात करें तो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर हमारे टोटल 3 टाइप के लैटिसेस है। एक है हमारा सिंपल या प्रिमिटिव हो गया, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हो गया, फेस सेंटर्ड या एफसीसी हो जाएगा। ऑर्थोरोम्बिक के अंदर अगर देखेंगे तो टोटल 4 अपने अरेंजमेंट्स है। तो ये भी सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम जो लैटिसेस है वो किस में देखने को मिलते हैं आपको। तो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल जो होता है इसके अंदर मैक्सिमम टाइप की अरेंजमेंट्स आपको देखने को मिलती है। इसमें अगर देखेंगे तो कौन कौन से अरेंजमेंट है, सिंपल या प्रिमिटिव था, बीसीसी था, एफसीसी था, और आपका बेस सेंटर्ड। ठीक है, बेस सेंटर्ड का मतलब ही हो गया एंड सेंटर्ड, इसका दूसरा नाम हो जाता है हमारा एंड सेंटर्ड भी है। तो ये हमने देख लिया। फिर आ जाता है हमारा टेट्रागोनल, जो स्क्वायर कॉलम वाला केस था हमारा, उसके अंदर 2 टाइप के अरेंजमेंट्स है। देखो सिंपल या प्रिमिटिव अरेंजमेंट सब जगह देखने को मिलेगा, बीसीसी है, एफसीसी है, एंड सेंटर्ड कहाँ पे देखने को मिलेगा वो अलग अलग केस है। आप इनफैक्ट जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हो सभी में सिंपल या प्रिमिटिव प्रेजेंट है, कॉमन है। आपको ऐसा सवाल पूछा गया सीटी के अंदर कि विच अरेंजमेंट इज कॉमन अमंग द ऑल काइंड ऑफ द यूनिट सेल्स। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल इज द मोस्ट कॉमन
टाइप ऑफ अरेंजमेंट इन ऑल द डिफरेंट 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। फिर टेट्रागोनल की अरेंजमेंट अगर देखें तो वहां पे कौन कौन से सिंपल है और एक बॉडी सेंटर्ड वाला केस है हमारा, वहां पे बीसीसी वाला अरेंजमेंट हो गया। मोनोक्लिनिक में अगर देखते हैं तो वहां पे अगेन 2 अरेंजमेंट्स हमारे, सिंपल सब जगह होगा, एक बेस सेंटर्ड या एंड सेंटर्ड होगा। एक मोनोक्लिनिक हमने केस पढ़ा था कि एबीसी और अल्फा बीटा गामा की अरेंजमेंट कैसी थी। फिर रोम्बोहेड्रल हो गया, वही जो हमारा क्यूब था उसको टिल्ट कर दिया, तीनों एजेस इक्वल है, तीनों एंगल इक्वल है, बट 90 नहीं है, वहां पे एक ही अरेंजमेंट है, सिंपल या प्रिमिटिव है। ट्राई क्लिनिक में तीनों एज भी अलग है, तीनों एंगल भी अलग है, और ट्राई क्लिनिक है उसमें भी एक अरेंजमेंट है अपनी सिंपल। और हेक्सागोनल हमने वो बेंजिन वाला केस पढ़ा जिसके ऊपर एक हाइट हमने खड़ा कर दिया, तो वहां पे भी एक अरेंजमेंट है सिंपल प्रिमिटिव। सबका अगर मैं ऐड कर दूं तो एस वी हैव द टोटल 14 अरेंजमेंट्स है। तो 14 टाइप्स ऑफ द लैटिसेस को ही बोला गया है ब्रेविस लैटिसेस। यहाँ पे देखिए जो मेरे सर्कल लगाया मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्रेवियस लैटिसेस। तो सबसे ज्यादा अरेंजमेंट हमें देखने को मिलती है वो है ऑर्थोरोम्बिक के अंदर, तो मैच बॉक्स वाला केस है अपना। तो 4 टाइप के अरेंजमेंट है वहां पे, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर दोनों को मिलेगा। एंड सेंटर आपको कहाँ कहाँ पे मिला है, ये भी सवाल आपको एग्जाम पूछ सकते, तो पक्का ध्यान में रखना कि एंड सेंटर जो है, एंड सेंटर्ड अरेंजमेंट आपको दो जगह देखने को मिलता है। एक है आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में एक जगह मिला है आपको, और एक आपको मोनोक्लिनिक में मिला है, ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक एंड सेकंड वन इज द मोनोक्लिनिक। So these are the two arrangements where you find the base centered और end centered। प्रिमिटिव सब जगह मिला है। बीसीसी या बॉडी सेंटर्ड कहाँ पे देखने को मिला है, सवाल बन सकता है। बॉडी सेंटर्ड आपको मिलता है क्यूबिक में मिलता है, एज वेल एज आपको टेट्रागोनल में मिलता है और ऑर्थोरोम्बिक में मिलता है। 3 जगह आपको बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो सवाल बन सकता है कि बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट हमें कितनी जगह देखने को मिलता है। तो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट हमें 3 जगह देखने को मिल रहा है। 3 जगह में कौन कौन सी हो गई, एक हो गया अपना क्यूबिक हो गया, एक हो गया अपना ऑर्थोरोम्बिक हो गया, ऑर्थोरोम्बिक में सभी होंगे, और एक हो गया अपना टेट्रागोनल, वो स्क्वायर कॉलम वाला केस। इतना पार्ट आपको समझना है और इनको थोड़ा सा याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट बेस्ड सवाल जो पूछेंगे कि मैक्सिमम अरेंजमेंट किसके अंदर है, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मोनोक्लिनिक के अंदर कितने अरेंजमेंट देखने को मिलती है, कि एक है कि 2 है। तो एक वाला एग्जांपल याद कर लो कौन कौन से है। तो रोम्बोहेड्रल हो गया आपका, ट्राई क्लिनिक हो गया, हेक्सागोनल हो गया, इनमें एक अरेंजमेंट है, ठीक। 2 अरेंजमेंट किस में है, तो 2 अरेंजमेंट हमारी है टेट्रागोनल और मोनोक्लिनिक में। 4 अरेंजमेंट किस में, तो ऑर्थोरोम्बिक में। क्यूबिक की बात कर दो 3 अरेंजमेंट। सवाल ऐसे फैक्ट बेस्ड सवाल आपको सीटी के अंदर बनने वाले। इनफैक्ट कुछ सवाल पूछे भी गए जो अभी तक मैं डिस्कस कर लिया आपके साथ। पीवाईक्यू देखेंगे तो यू विल फाइंड दैट द सेम क्वेश्चंस आर देयर इन द पीवाईक्यूज, राइट। चलो अगला पार्ट जाते हैं अपन लोग। आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया है। फिर आ जाता है हमारा, इसके सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनके जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल जो होते हैं ना, पहले हम इनके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम डेंसिटी के ऊपर वापस एक बार आते हैं। चलो एक बार हम देखते हैं कि इनकी जो अरेंजमेंट थी, हम वापस से वहां पे चलते हैं, और कि 6 नंबर वाला स्लाइड, ओके ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है ना उसको थोड़ा समझना होगा कि हमारा जो एक क्यूब की हम जब बात करते हैं तो हमारा क्यूब का जो कॉर्नर होता है वो कितने एटम्स के बीच में शेयर होगा। हमारा जो एज के ऊपर अगर एटम प्रेजेंट है तो वो कैसा शेयर होगा, फेस के सेंटर पे कैसा शेयर होगा, ये थोड़ा सा हमें लॉजिकली जो है वो याद कर लेना है। तो क्यूब के बारे में पहले हम डिस्कस करते, नंबर ऑफ एटम्स, या हम कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। बेस्ट वे जो होगा कॉन्ट्रीब्यूशन, हम कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। अगर एटम हमारा कॉर्नर पे प्रेजेंट है, एटम हमारा फेस के सेंटर पे, एटम हमारा बॉडी के सेंटर पे, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, पहले इसको हमें समझ लेना है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैटिस पॉइंट, ठीक, इनको हम कहते हैं लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट है जहां पे हमारे एटम जो प्रेजेंट होंगे, इतना हमें ध्यान में रखना है। तो लैटिस पॉइंट कौन कौन से है, लैटिस पॉइंट होते हैं कॉर्नर, बॉडी का सेंटर, फेस का सेंटर, एज का सेंटर। तो अगर हमारा एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ 1/8 जितना पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। कैसे, तो देखो थोड़ा सा ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। एक क्यूब जो होता है, ठीक है, एक क्यूब का जो कॉर्नर है वो टोटल 8 कॉर्नर्स में या 8 क्यूब में जो शेयर है।
मतलब एक क्यूब के ऊपर अगर मैं क्यूब रखते जाऊं तो एज सच एक कॉर्नर जो होगा वो 8 ऐसे क्यूब में हमारा शेयर हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूब के बाजू में एक क्यूब ऐसे 4 क्यूब हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर हम रख सकते हैं और 4 क्यूब जो है वापिस से उसके ऊपर रख सकते हैं। तो आप देखो तो एक क्यूब का जो कॉर्नर होगा वो टोटल 8 जो आपके छोटे छोटे क्यूब्स होंगे ना उसके बीच में शेयर होगा। मतलब उस क्यूब के अगर मैं छोटा सा बॉल अगर रख दूं, ठीक है, वो जो कॉर्नर है, लेट्स से दैट कॉर्नर इज हैविंग द एटम और एटम को हम स्फेरिकल समझते हैं, तो एक क्यूब के हिस्से में उस बॉल का सिर्फ 1/8 जितना पार्ट ही आएगा। 1/8 पार्ट मतलब 1/8 जितना वॉल्यूम बोल लो या तो 1/8 जितना उसका मास बोल दो, उतना ही मास उस पर्टिकुलर कॉर्नर से वो एक जो छोटा क्यूब होगा उसके अंदर आएगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन में कितना है, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 है। और ऐसे कॉर्नर कितने होते हैं, ऐसे कॉर्नर हमारे 8 होते हैं। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर है तो 8 इंटू 1/8 कर दो, तो नंबर ऑफ एटम्स पर कॉर्नर, सॉरी टोटल जो 8 कॉर्नर है एक यूनिट सेल का जो नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल 8 कॉर्नर मिला के वो 1 है। देखो ऐसा गलती नहीं करना है कि 8 एटम है तो 8 एटम का मास होगा या 8 एटम का वॉल्यूम उस क्यूब के अंदर होगा, नहीं ऐसा नहीं है। तो ये बेसिकली हमारा ऑक्टेंट वाला पार्ट होगा, जैसे हम वो ये 2D में पढ़ते हैं क्वाड्रेंट होता है, वैसे 3D में हो जाएगा ऑक्टेंट, मतलब 8 हिस्सों में अपना वो पार्ट जो डिवाइड हो गया। तो एक कॉर्नर जो होता है आपका वो 8 ऐसे क्यूब में शेयर होता है, इसलिए कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हो जाएगा 1/8। और ऐसे 8 कॉर्नर है तो 1/8 इंटू 8 कर दोगे तो इफेक्टिवली एक एटम का जितना टोटल वॉल्यूम या टोटल मास जो है वो एक यूनिट सेल के अंदर आता है अगर हमारा पार्टिकल कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ये पहले समझ लो। फिर अगला हमारा जो लैटिस पॉइंट है वो कौन सा है, लैटिस पॉइंट हमारा अगला है वो है फेस का सेंटर। अब फेस का सेंटर जो होता है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो फेस का सेंटर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 1/2 कंट्रीब्यूट करता है। और ऐसे कितने फेस है, जैसे क्यूबिक की बात करें तो क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो 6 इंटू हाफ कर दोगे तो ऐसे 3 एटम का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। और सही भी है ना, अगर हम दो क्यूब को अगर साथ साथ में रखे तो उसका जो एक फेस जो होगा दैट वन फेस विल कॉमन बिटवीन द टू क्यूब्स, मतलब उस फेस के सेंटर पे अगर मैं एटम अगर रखता हूं तो आधा एटम जो है वो हमारा एक क्यूब में होगा और आधा जो पोर्शन होगा वो दूसरे क्यूब में होगा। नहीं, हमारा एटम स्पेरिकल होता है तो आधा हेमिस्फीयर जो है एक क्यूब में आ रहा है, आधा हेमिस्फीयर जो हमारा दूसरे क्यूब में आ रहा है। ठीक, जैसे हमारे घर के अंदर भी जो हमारे 2 बेडरूम से मान लिए और वहां पे एक जो वॉल है वो कॉमन अगर है, यस वी से दैट द कॉमन वॉल इज शेयर्ड बिटवीन द 2 बेडरूम्स। और वहां पे अगर मैं उसके बीचों बीच अगर कोई एक एटम रख देता हूँ, एक स्पीयर रख देता हूँ, तो यस यू विल फाइंड दैट तो आधा स्पीयर एक रूम के हिस्से में होगा, आधा स्पीयर दूसरे रूम के हिस्से में होगा। इसलिए फेस के सेंटर पे अगर मैं कोई रखता हूँ एटम्स तो उसका कॉन्ट्रिब्यूशन कितना है, तो 1/2 हो गया, ये समझ लो आप। फिर अगला हमारा लैटिस पॉइंट कौन सा है, तो लैटिस पॉइंट हमारा बॉडी का सेंटर है। अब बॉडी का अगर सेंटर होगा तो बॉडी के सेंटर का मतलब ही हो गया, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी का सेंटर, तो बॉडी का सेंटर तो एक ही हो सकता है, एक पूरे बॉडी के अंदर एक ही सेंटर हो सकता है। और एक पूरा का पूरा एटम जो है वो बॉडी के अंदर, तो उसका 1 काउंट करेंगे अपन लोग, 100% काउंट करेंगे। ठीक है, फेस क्यूब के 6 फेस होते तो 6 इंटू हाफ कर देंगे, बट अलग अलग। जैसे हमने एन सेंटर देखा तो एन सेंटर में क्या था कि सिर्फ 2 फेस पे था एटम, ठीक है, 2 फेस का सेंटर पे था तो 2 इंटू हाफ करना पड़ेगा, और डिपेंड करेगा कैसे होगा। और एज सेंटर का कॉन्ट्रिब्यूशन कितना होता है अगर हम देखें तो एक एज जो होता है क्यूब का वो हमारा टोटल 4 क्यूब के हिस्से में शेयर है। आप एक क्यूब के बाजू में एक क्यूब रखो, ठीक है, 2 क्यूब ऐसे हो जाओगे, एक क्यूब ऊपर रख दो, एक क्यूब इधर रख दो, मतलब एक जो एज होगा वो 4 क्यूब के अंदर आपका शेयर है। तो अगर एज के सेंटर पे कोई एटम प्रेजेंट है तो इफेक्टिवली एक छोटे से क्यूब में उसका कॉन्ट्रिब्यूशन कितना है, सिर्फ 1/4 हो जाएगा। तो एज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 1/4 होता है। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे जो लैटिस पॉइंट्स थे, लैटिस पॉइंट्स के ऊपर अगर हमारे एटम कोई प्रेजेंट है तो वो एक यूनिट सेल के अंदर कितना कंट्रीब्यूट करते इन द सेंस उसका कितना मास आता है और कितना वॉल्यूम आता है। ठीक, किसी का मास अगर मान लो कि 48 ग्राम सपोज, जस्ट फॉर एग्जांपल, और ऐसा अगर मेरे 8 कॉर्नर पे अगर 8 एटम है तो 48 इंटू 8 जितना मास नहीं आएगा। आप समझो कि 48 जितना अगर मास है तो एक कॉर्नर पे सिर्फ 1/8 ऑफ द 48 आ जाएगा।
मतलब 6 ग्राम 6 ग्राम 6 ग्राम ऐसे 8 जगह से 6 ग्राम जब मैं इकट्ठा करूँ तो मुझे 48 ग्राम मिलेगा। ऐसा आपको ये सोचना है। तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन जो है 1/8 है, फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 है, बॉडी का जो सेंटर उसका कंट्रीब्यूशन 1 है, मतलब 100% है, और एज का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% होता है, 1/4 होता है। तो ये हमने समझ लिया कि हमारे जो लैटिस पॉइंट्स है उनका कंट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। फिर अगला सवाल आपका जो बनता है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता करो। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, क्योंकि हमारे जो मेन क्वेश्चन है वो तो मेनली हमारे क्यूबिक यूनिट सेल के ही है। एक बार हमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एक बार क्यूबिक के लिए समझ लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि ऑर्थोरोम्बिक का भी सवाल बने, टेट्रागोनल का सवाल बने। कॉमन सेंस लगाना है आपको, और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के, लॉजिक लगा के आपको ये कर देना है। तो हमें डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल देखना था, तो शायद डेंसिटी के पहले अपन लोग ने थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेते, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल देख लेते, बाद में हम वो डेंसिटी वाले केस में आ जाते। ठीक है, शायद अगर मेरे पास कोई स्लाइड अभी है तो एक बार मैं देख लेता हूँ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के लिए। मेरे पास कोई स्लाइड है क्या? ओके, है मेरे पास एक स्लाइड, बट हमें एक अरेंजमेंट देखनी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही हम यहाँ पे आ पाएंगे। नहीं है, चलो एक काम करते, पहले आप लोग उसके जो नंबर ऑफ एटम्स के जो कैलकुलेशन है ना, पहले उनको हम सीख लेते। बिफोर द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल्स, लेट्स स्टडी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूबिक। ठीक है, फिर हम डेंसिटी वाला जो हिस्सा है उसको आराम से पढ़ सकते। फिर हमें रेडियस वाले रिलेशन भी देखने पड़ेंगे। तो अभी हमारा जो सिलेबस है वो क्यूब के बारे में, तो हम क्यूब के बारे में ही पढ़ रहे। क्यूब के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्यूब के अंदर हमारे पास 3 सिस्टम थे। एक था हमारा सिंपल क्यूबिक या प्रिमिटिव मतलब बेसिक, दूसरा था हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक बीसीसी। बीसीसीआई मत कर देना, क्रिकेट का फीवर चल रहा है, बीसीसी अलग है, बीसीसीआई अलग है। और थर्ड है हमारा वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एफसीसी है। ये हमारे क्यूब के अंदर 3 सिस्टम है। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये सवाल एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रख लोगे तो भी चलेगा, ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन कर दोगे तो भी चलेगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये हमें देखना है। तो सिंपल क्यूबिक में अरेंजमेंट होगा, एटम्स विल बी प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट है तो उनका हो जाएगा 1/8 इंटू 8 कॉर्नर्स, मतलब एक एटम हो गया। बीसी से अगर देखेंगे तो एटम प्रेजेंट है हमारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे था, तो 1/8 इंटू 8, ये अपना कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, और फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1, मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2 हो गए। ये भी सवाल इनफैक्ट सीटी में बहुत बार रिपीट हुआ है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस के सेंटर पे होंगे और कॉर्नर्स पे होंगे, तो कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया 1/8 इंटू 8 हो गया। और फेस का सेंटर, देखिए फेस का सेंटर कॉन्ट्रीब्यूशन था 1/2 था, और ऐसे हमारे 6 फेस थे, तो 1/2 इंटू 6 करते तो ये आ जाएगा अपना टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपने 4 हो जाएंगे। ठीक, ऑर्थोरोम्बिक की अगर मैं बात करूं तो ऑर्थोरोम्बिक में एक हमारा एडिशनल था, वो था हमारा ए इन द सेंटर था, या बेस सेंटर भी कहते हैं। तो ए इन सेंटर में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? वो होंगे अपने कॉर्नर्स पे और कोई भी 2 अपोजिट फेस के सेंटर। तो कॉर्नर का तो 1 हो जाएगा, 1/8 इंटू 8 कर दोगे, और 2 अपोजिट फेसेस थे, 2 अपोजिट फेसेस का सेंटर ले लो, तो हाफ प्लस हाफ तो 1, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इफेक्टिव 2 हो जाएंगे। तो सवाल बन सकता है ऐसा, एक बार हम इसको भी लिख लेते। बाकी ऐसा सवाल हर जगह आपका ऐसा बन सकता है, आप कोई भी सिस्टम लेके ऐसा केस आपका बन जाएगा। ठीक है, तो एक मुझे लगता है कि ऑर्थो रोम्बिक में सॉरी हम एक ले लेते, लगता है कि स्पेसिफिकली इसको मेंशन कर देते, ए इन द सेंटर्ड वाला केस ले लेते। नहीं, ए इन द सेंटर्ड या बेस सेंटर्ड अरेंजमेंट है, तो क्या करेंगे, ए इन द सेंटर्ड अरेंजमेंट से नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे हमारे 1/8 इंटू 8 हो गया, और कोई भी 2 अपोजिट फेसेस के सेंटर हो गए, कोई भी 2 अपोजिट फेसेस, तो ये टोटल कैलकुलेशन हो जाएगा मेरे पास 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक मैंने आपको नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करना है वो सिखा दिया। एज के सेंटर पे तो भी कैलकुलेशन कैसे करना है वो भी हम कर सकते हैं, 1/4 करके हम देख सकते हैं कि कितने एज के ऊपर हमारे एटम प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द नंबर ऑफ एटम्स का जो कैलकुलेशन था, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया।
अब एक बार हम लोग इनकी अरेंजमेंट एक बार देख लेते, फिर हम डेंसिटी के ऊपर वापस से आते। तो डेंसिटी का जो सवाल है इसको थोड़ा हम पीछे रख देते। पहले हम लोग इनकी जो रेडियस के वाले क्वेश्चन जो है ना उनके एक बार देख लेते, क्योंकि अगर वो रिलेशन आपको समझ में आ गया तो फिर आपके लिए डेंसिटी, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। एक बार देखते अपन लोग। सिंपल क्यूबिक वाला अरेंजमेंट पहले देख लेते मेरे ख्याल से। सिंपल क्यूबिक में, तो सिंपल क्यूबिक में हमारे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? तो एटम्स प्रेजेंट है हमारे सिर्फ कॉर्नर पे, मतलब जो एटम हमारे टच करेंगे द एटम्स विल टच अलोंग द एज। जो एज है इस एज पे टच कर रहे, ये दो एटम्स मैंने ड्रॉ कर दिए यहाँ पे, एंड द एटम्स टच ओनली अलोंग द एज। ध्यान दे आप, इस सिंपल क्यूबिक में एटम्स प्रेजेंट थे कॉर्नर्स पे, और कॉर्नर पे अगर एटम प्रेजेंट है तो वो सपोज ये एक मैंने एटम बना दिया इस तरीके से, ठीक है, डॉटर लाइन से एक एटम मैंने आपको दिखा दिया इधर, और एक मेरा दूसरा एटम इस तरीके से, ये सेकेंड एटम हो जाए। तो एज का जो लेंथ है, सपोज ये हमारा एज था और इसका लेंथ जो था, लेट्स से दिस लेंथ इज ए पिकोमीटर है। ए पिकोमीटर बोला हो, ए नैनोमीटर हो जाएगा, ए यूनिट है, एंगस्ट्रॉम है, व्हाटएवर, ए जितना लेंथ है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ए लेंथ में हमारे दो एटम्स जो है वहां पे सेट हो गए। तो उसका कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो एक एटम का रेडियस जितना डिस्टेंस कवर किया है, दूसरे एटम का भी रेडियस जितना डिस्टेंस कवर किया है। और सिंपल क्यूबिक में एटम के अरेंजमेंट कहाँ पे है या कहाँ पे टच करते? तो दे टच अलोंग द एज। इसलिए सिंपल क्यूबिक के लिए हम बोल देंगे सिंपली जो रिलेशन बनेगा हमारा 2r इक्वल टू ए बनेगा, या रेडियस निकालना होगा तो a बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम में थोड़ा सा लॉजिकली याद करना पड़ेगा, या आप फॉर्मूला याद कर लो बेस्ट, बट अगर थोड़ा दिमाग में रखोगे तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। फिर अगला पार्ट आ जाता है हमारा, अगला पार्ट है हमारा बीसीसी। देखो बीसीसी में जो हमारा अरेंजमेंट था वहां पे एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे एटम प्रेजेंट थे वहां पे कॉर्नर्स पे और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे जो एटम्स है वो कहाँ पे टच करते, तब पहले उसको थोड़ा सा हमें याद करना पड़ेगा कि एटम्स जो होते हैं हमारे, एटम्स टच अलोंग, एटम्स टच अलोंग बॉडी डायगोनल। देखो यहाँ पे हमें समझना होगा कि एटम्स की जो अरेंजमेंट है वो है बॉडी डायगोनल के अक्रॉस एक दूसरे को टच कर रही है। अच्छा, बॉडी डायगोनल मतलब क्या होगा कि एक क्यूब के जो अपोजिट कॉर्नर्स होंगे उनको ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसको हम बोलेंगे एज अ बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल के अगर अक्रॉस ये एक दूसरे को टच कर रहे, मतलब कॉर्नर का एटम, देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगी, मैं आपको डायग्राम से थोड़ा समझा देता हूँ। इसके डायग्राम आपकी कुछ ऐसे बनेगी। सपोज ये अगर उसकी हाइट है, एक उसका मैं फेस का डायगोनल बना लेता हूँ, एक फेस का डायगोनल है, और ये हमारा मुझे लगता है कि एक मेन डायगोनल ऐसे बन जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे एटम प्रेजेंट है, ये बॉडी का सेंटर है और ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर था, ये भी हमारा कॉर्नर वाला एटम था, इस कॉर्नर, ये भी कॉर्नर वाला एटम था, और जो बीच में दिख रहा है ये हमारा बॉडी का सेंटर है। मतलब बॉडी के सेंटर पे जो एटम्स होगा वो हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? तो ये अपना हाइट था, ए था, ये अपना जो वो जो स्क्वायर बेस होगा, ठीक है, स्क्वायर बेस का जो डायगोनल है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका लेंथ कितना होता है? √2a होता है, और सब एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्यूब के अंदर। तो अगर परपेंडिकुलर है तो आप देखो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ये जो लेंथ है आपका बॉडी डायगोनल का, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये जो लेंथ है, ये लेंथ बन जाएगा आपका √3a बन जाएगा। दिस लेंथ विल बी इक्वल टू √3a। पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, बाकी कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ये लगा दिया। ये अपना स्क्वायर का बेस है। ठीक है, स्क्वायर बेस जो था उसका डायगोनल है, और एक हाइट था अपना ए है, पाइथागोरस लगे देख लो आप। तो रेडियस कितना है? तो आप देखो जो बॉडी का सेंटर है ना, उसका पूरा का पूरा एटम बॉडी के अंदर है, मतलब वो इस लेंथ के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2r जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। जो कॉर्नर वाला एटम है हमारा r जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरा कॉर्नर जो है वो भी r जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया? टोटल लेंथ था हमारे पास √3a था, टोटल लेंथ हमारा √3a था, √3a
विल बी इक्वल टू 4r। ये हमारी अरेंजमेंट्स हो गई बीसीसी के लिए। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, हमारे पास इतना जो रेडियस है और एज लेंथ, ए मतलब एज लेंथ, इनके बीच का रिलेशन बन जाएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए क्या था, तो वो सिर्फ एज पर टच करे तो एज का लेंथ ए, और एटम एज पर टच करे तो 2r इक्वल टू ए हो जाएगा। ये दो हमने फॉर्मूले अभी तक यहाँ पे पढ़ लिए। एक और अरेंजमेंट हम देख लेते, वो हम देख लेते इसके लिए। फेस सेंटर यूनिट सेल जो था ना, इसके लिए हम देख लेते। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, ये बॉडी सेंटर था। एक बार वापिस आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि हमारी जो अरेंजमेंट थी वो कैसी थी। ये वाला मैं पार्ट बोल रहा था कि ये जो डायगोनल था, दिस डायगोनल इज हाउ मच, √2a था, बराबर। ये a था, ये हमारा फेस स्क्वायर। ये हाइट जो था वो a था, तो हम लोगों ने ये वाला जो पार्ट है इसको ज्वाइन किया हुआ है। अगर आप देखें तो वी हैव ज्वाइन दिस वन, ये वाला हिस्सा हमने ज्वाइन किया हुआ है, और इसकी लेंथ हमारी थी √3a था। आई थिंक अभी आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि ये अरेंजमेंट कैसा था। फिर सिंपल क्यूबिक में अगर देखते हैं तो सिंपल क्यूबिक में हमारे एटम कहाँ पे प्रेजेंट थे, तो एटम वे प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। जब वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे तो ये वाला हमारा डायग्राम था, ये ए लेंथ था, तो r प्लस आर 2r इक्वल टू ए था यहाँ पे। ये हमारा डायग्राम क्लियर हो गया यहाँ से। फिर अगला पार्ट था हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए यहाँ पे एटम जो है वो कहाँ पे टच करे ना, ये अपने को याद रखना है कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं, एटम्स टच along face diagonal, टच along face diagonal। जैसे हमारा बीसीसी में क्या था कि दे टच along द बॉडी डायगोनल, हियर इट इज द फेस डायगोनल। और एक फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है, तो वो √2a होता है, ये हमें पता है। जैसे ये वाला मैंने एक फेस ले लिया, सपोज ये वाला फेस, देखो अभी जो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई भी आप फेस ले लो, अभी जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वहां पे ध्यान दो आप, ये वाला फेस ले लिया, कोई भी फेस ले लो, तो फेस के डायगोनल पे ये ज्वाइन कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, तो इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा कितना होगा, तो फेस का जो डायगोनल है उसके लेंथ कितनी है भैया, उसके लेंथ हो गई हमारे √2a हो गई, √2a लेंथ है। फिर एटम का जो कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर पे, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो कॉर्नर वाला एटम आर जितना डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरा कॉर्नर जो भी आर जितना डिस्टेंस कवर करेगा, जो बीच में एटम प्रेजेंट है वो टोटल 2r जितना डिस्टेंस उस लेंथ के ऊपर कवर कर रहा है। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, तो कॉर्नर का r प्लस आर और बीच का 2r, मतलब हो गया 4r इज इक्वल टू √2a। ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये हो गया फेस सेंटर्ड के लिए। बीसीसी लिए क्या था हमारा, 4r इक्वल टू √3a था। सिंपल क्यूबिक के लिए था हमारा 2r इज इक्वल टू a था। ठीक है, तो ऐसे हमारी ये पूरी रेडियस वाले जो केसेस है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे कैलकुलेशन बेस्ड सवाल सारे ही रेडियस और एज लेंथ के ऊपर है। आपको बस ये फॉर्मूला जो है ना वो समझ लेना है, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये अपने मेन सिलेबस के अंदर। ठीक है, आई थिंक मैंने रेडियस वाला पार्ट, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन, फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एज पे अगर होगा तो 1/4, ये सब चीजें आपको मैंने यहाँ पे समझा दी है। ये हमने थोड़ा सा बेसिक वाला जो पार्ट था पहले तो ये देख लिया। ठीक है, कितने टाइप के लैटिसेस थे, मैक्सिमम लैटिस किस में देखने को मिलते हैं, ऑर्थोगोनल है टोटल 14, सॉरी ऑर्थोरोम्बिक है, टोटल हमारे 14 टाइप के लैटिसेस थे, इनका हमने कैलकुलेशन देख लिया। अब हम आगे देखते हैं कि इनका जो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल है, जो हमारा मेन पार्ट था, हम वापिस से वहां पे आ जाते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल, मेरे पास एक स्लाइड, ब्लैंक स्लाइड है कि ना देख लेता हूँ मैं, अदरवाइज हम वहीं पे देख लेंगे। ओके, मेरे पास शायद एक स्लाइड मिसिंग है, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक बार आपको समझा देता हूँ डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल हम कैसे चेक करेंगे। एकदम आसान सा सवाल है। बट कोई भी अगर हम देखते हैं तो डेंसिटी का मतलब क्या निकालते हैं अपन लोग, डेंसिटी का मतलब निकालते हैं हम लोग सीधा सा मास अपॉन वॉल्यूम, सिंपल है। ठीक है, तो डेंसिटी रो से इंडिकेट कर दो, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, W/V, कॉमन सेंस। अब यूनिट सेल के अंदर मास किसका है, यूनिट सेल के अंदर मास है वो एटम्स का, और हमने देखा कि 8 एटम प्रेजेंट है तो 8 जितना मास नहीं होता, 8 एटम का मास नहीं होता है इफेक्टिवली। तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो अगर सिर्फ कॉर्नर एटम प्रेजेंट होंगे तो 1 एटम जितना मास होगा। अगर बीसीसी की बात करें तो अब यहाँ पे 2 एटम थे, 2 एटम का मास देना पड़ेगा मुझे।
ठीक है। और मैं एफसीसी की बात करूँ तो मुझे 4 एटम का मास लेना पड़ेगा। तो मास किसका लेंगे और कितने एटम का लेंगे वो डिपेंड करता है कि हमारा सिस्टम कैसा है। और वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब वो पूरा जो अपना क्यूब है, हमारे बेसिकली जो कैलकुलेशन सारे क्यूब के लिए, तो क्यूब का वॉल्यूम क्या निकालते हैं भैया, क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एज लेंथ का क्यूब कर दो, एज लेंथ ए मान लिया उसका क्यूब कर दो, ए क्यूब कर दो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, मास बाय वॉल्यूम। और मास अपने को निकालना है, फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर। ये अपना सीधा सा फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल याद कर लेना है। इसमें एक बार समझा देता हूँ कैलकुलेशन कैसा है। तो जेड क्या है, तो जेड जो है अपने वो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल है, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर हमारा है, ठीक है, सिंपल क्यूबिक अगर हमारा यूनिट सेल है तो सिंपल क्यूबिक के लिए जेड का वैल्यू था हमारा 1 था। बीसीसी अगर जब हमने देखा तो वी फाउंड दैट जेड का वैल्यू हमारा 2 है। जब हमने एफसीसी की बात किया, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का बात किया, तो वहां पे जेड का वैल्यू हमारा कितना था, 8 कॉर्नर, तो उसका 1/8 इंटू 8 1 हो गया। और 6 फेस के सेंटर, तो 6 फेस के सेंटर और हर फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो 3 हो गया, तो 3 + 1 1 4 था। ये आपको याद रखना है। अच्छा, m अपॉन Na क्या है, तो m मतलब उसका एटॉमिक मास है, Na एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो इफेक्टिवली आपको वो एक एटम का मास मिल जाएगा। m/Na बेसिकली क्या है, वो एक एटम का आपका मास होता है। ठीक है, ये कॉमन अपना जो मोल कंसेप्ट वाला पार्ट है वो हमने लगाया है। Na आपका एवोगाड्रो नंबर है, m उसका एटॉमिक मास ले लेता हूं मैं, दिस इज एटॉमिक मास या मोलर मास बोल दो आप, जैसे सवाल पूछे एग्जाम में। और Na मतलब अपना एवोगाड्रो नंबर जिसके वैल्यू होते हैं 6.02 10 की पावर 23 हो गया। ए एज लेंथ था। और डेंसिटी हमेशा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालते हैं, तो ये याद रखना है कि जो ए की वैल्यू होगी ए मस्ट बी इन द यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर में होना चाहिए। ठीक है, ए जो है एज लेंथ है वो सेंटीमीटर में ले लेना आपको, क्योंकि हमारे कैलकुलेशन यूजुअली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होते हैं। अच्छा, पिकोमीटर दिया है, नैनोमीटर दिया है, एंगस्ट्रॉम दिया है, तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। एक पिकोमीटर मतलब 10 की पावर -12 मीटर होता है, या फिर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर्मूला कौन सा था हमारा, फॉर्मूला था जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, ये हमारा मेन फॉर्मूला था, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और यूनिट सेल कैसा दिख रहा है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, फेस सेंटर्ड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम डेंसिटी में और जेड के वाले कितने लेंगे। एग्जाम में सवाल कैसे बनते हैं, ये आपको पूरा फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। कभी कभी जेड की वैल्यू पूछते हैं, बाकी सब वैल्यू दे देंगे आपको। कभी आपको बाकी सब दे देंगे, मोलर मास की वैल्यू पता करने के लिए बोलेंगे। कभी आपको सब दे देंगे, बोलेंगे आप डेंसिटी पता कर दो। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि वो एज लेंथ पता कर दो, ए क्यूब पता कर दो, वॉल्यूम पता करो, या तो एज लेंथ पता करो। एवोगाड्रो नंबर वाला सवाल तो देंगे नहीं, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है निकालो। मतलब सवाल आपका क्या बनेगा कि जेड निकालो, एम निकालो, ए निकालो और रो डेंसिटी निकालो। इतने सवाल इस टॉपिक के ऊपर बनते। तो ये फॉर्मूला अपने को मेनली याद कर लेना है या समझ लेना है लॉजिकली, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। आई थिंक मैंने यहाँ तक आपको पूरा ये पार्ट जो बेसिक थियरी पार्ट जो था वो एक बार आपको एक्सप्लेन कर दिया है। रेडियस वाले जो हमारे रिलेशंस थे वो कैसे काम करते हैं वो भी हम लोगों ने एक बार देख लिया है। अभी वापस हम आ जाते हैं कि हमारे जो अरेंजमेंट है, देखिए मेनली फॉर्मूला कौन से थे, रेडियस वाले फॉर्मूले देखे हम लोगों ने और डेंसिटी वाला केस देखा, जेड का कैलकुलेशन देखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अभी हमारे जो एटम्स के अरेंजमेंट है, देखिए एटम के अरेंजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक 2D में और एक 3D में। एटम के अरेंजमेंट इस तरीके से होने चाहिए कि उनके क्लोज पैकिंग हो, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्सेस हो और हमारा सॉलिड जो मोर स्टेबल बने। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलेंगे कि मोर एफिशिएंट पैकिंग या मोर एफिशिएंट अरेंजमेंट। ठीक है, तो 2D में हमारे पास दो टाइप की अरेंजमेंट है, एक है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, ये वाला जो शेप दिख रहा है इसको हम बोलेंगे एज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। क्योंकि स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोल रहे हैं, तो आप देखो यहाँ पे जो शेप बन रहा है, आप अगर देखोगे तो अगर मैं ये कॉर्नर, ये जो अपने स्पीयर्स है या एटम्स है, इनके अगर मैं सेंटर ले लेता हूँ और इन सेंटर को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो यू विल फाइंड दैट जो शेप बन रहा है वो एक स्क्वायर बन रहा है। स्क्वायर शेप बना इसलिए इस अरेंजमेंट को बोला गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D।
स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन है इन 2D। बट यहाँ पे अगर देखो तो बहुत सारे ना वैकेंट स्पेस बने हुए, बहुत सारे गैप्स बने हुए, बेसिकली वो थोड़ी दिक्कत है यहाँ पे। जैसे ये अपना जो मैं ब्लू से अभी मार्क किया मैंने, ये पूरे एम्प्टी स्पेसेस है, ये वैकेंट स्पेस है, दीज आर द वैकेंट स्पेस। हम अरेंजमेंट किसको ज्यादा स्टेबल बोलेंगे? ऐसे अरेंजमेंट जिसमें जो गैप्स है, वॉइड्स जो है, खाली जगह जो है वो कम कम दिखनी चाहिए, मतलब और क्लोज पैक होना चाहिए, उससे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बनेंगे और उस मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी जो बढ़ता है। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग जो है उतना इफिशिएंट पैकिंग नहीं कहलाता, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग इन 2D में ये हमारा पहला केस हो गया। फिर अगला केस हम देखते हैं, इसके अंदर एक होता है हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। मतलब हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आप देखोगे तो एग्जैक्टली वो हेक्सागोन जैसा शेप बन रहा है। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये जो कॉर्नर सॉरी जो एटम्स है, इनके अगर मैं सेंटर ज्वाइन करूँ तो आप एक हेक्सागोन आपको बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे जो गैप्स है वो रिलेटिवली कम है, पहले वाले के कंपैरिजन में यहाँ पे जो गैप है वो थोड़े से कम है, इसलिए इसको बोला गया है क्लोज पैकिंग। तो 2D में हमारे पास दो टाइप के अरेंजमेंट है, एक है हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड द सेकंड विद द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, चलो ये हमने समझ लिया। इसके बाद अगला पार्ट आ जाता है हमारा अरेंजमेंट इन 3D। देखो 1D में तो कोई अरेंजमेंट कितना सिंपल होगा, 1D में तो अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे भैया, सीधी सी बात है। अगर 1D का आपको क्वेश्चन पूछ लिया तो 1D में तो एक ही बात है कि हम एटम्स को जो एक लाइन में लगा सकते हैं, ये हो गया अपना 1D का अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, 2 डायमेंशन में कौन सा अरेंजमेंट हो गई? 2 डायमेंशन में हमारे पास दो केसेस बन गए 2D में, एक हमारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक हो गया हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये दो केसेस बन गए हमारे। अब हमें 3D में देखना है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम सवाल है वो 3D को लेके। चलिए एक बार 3 डायमेंशन में चलते हैं, और थोड़ा सा इमेजिन करोगे ना तो 3D आपको मजा आएगा। बाकी नहीं इमेजिन हो रहा है तो फॉर्मूला याद रख लेना, ज़्यादा बेटर है। 3D में पहला अरेंजमेंट है हमारा CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग का दूसरा एक नाम होता है, इज वेरी सिमिलर टू द FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के जैसा। FCC में अरेंजमेंट कहां पे था? एटम प्रेजेंट था हमारे कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर पे। तो CCP इज वेरी सिमिलर टू द FCC। CCP अरेंजमेंट को ही एक और नाम दिया गया है ABC अरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, इसका एक सवाल बन जाता है कि ABC अरेंजमेंट किसको बोलेंगे? तो ABC का मतलब क्या है कि हर फोर्थ लेयर जो है वो सेम है। देखिए आप, एवरी फोर्थ लेयर इज सेम, C से अगला C चौथे पे, A से अगला A फोर्थ पे, एवरी फोर्थ लेयर जो सेम है, इसलिए इसको बोला गया है ABC अरेंजमेंट। मतलब A टाइप के अरेंजमेंट वापस से A टाइप के अरेंजमेंट आपको चौथे लेयर पे दिखेगी। ठीक है, फोर्थ ऐसा दिखेगा। तो ABC अरेंजमेंट है। यहाँ पे एक सवाल और बन जाता है अपना, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। एक बार इसको भी समझ लेते हैं। अच्छा, पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, एग्जाम में रिपीट हुआ सवाल है कि आपको क्वेश्चन देते हैं कि कौन से जो एटम्स है आपके वो BCC अरेंजमेंट दिखाता है, कौन CCP अरेंजमेंट दिखाता है, कौन HCP दिखाता है, कौन ABC दिखाएगा। तो ये फैक्ट बेस्ड सवाल है, ये एग्जाम्पल याद कर लेने। सिल्वर, गोल्ड, अपना कोबाल्ट है, कॉपर है, निकल है। कॉइनेज मेटल देखो, कॉइनेज सारी है, कॉइन जिनसे बनते, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके कॉइन बनते हैं, कॉइनेज मेटल्स आ गए। और दूसरा कौन सा एग्जांपल है अपने? दो एग्जांपल थे अपने, कोबाल्ट था और एक अपना निकल का एग्जांपल था। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद कर लेना है। ये CCP अरेंजमेंट को ABC अरेंजमेंट बोलेंगे, एग्जांपल याद कर लिया। CCP इज वेरी सिमिलर टू द FCC अरेंजमेंट है। अब एक सवाल जो हम देख रहे थे वो था हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, एक बार हम इसके ऊपर वापस से चलेंगे अपन लोग। अभी थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि एक एटम को डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे। जिसे बात है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है एक गिवन एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो B लेयर है, देखो B लेयर के नीचे A लेयर है, A लेयर के ऊपर एक C लेयर है। ठीक है, तो अब B लेयर का जो आपका जो रेड एटम दिख रहा है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर का समझना है तो हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि एक एटम को कितने एटम डायरेक्टली टच कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अब रेड एटम की अगर मैं बात करूं, जहां पे अभी ये मैंने मार्क किया रेड एटम, तो रेड एटम को उसके लेयर में 6 एटम टच कर रहे, उसके ओन लेयर में 6 एटम टच करे। उस रेड के ऊपर वापस आप देखो जो C लेयर है,
उसके 3 एटम जो उसके ऊपर ऐसे रखे होंगे, तो 6 के ऊपर 3 है, तो 6 के ऊपर 3 है, वो भी उसको टच कर रहे, मतलब रेड को, ठीक है। उस रेड के नीचे एक और लेयर है, उसमें भी 3 एटम्स होंगे, वो भी इसको टच कर रहे होंगे। मतलब रेड बॉल जो होगा आपका, वो एक तरीके से कितने एटम के कांटेक्ट में है, तो 6 एटम उसके खुद के लेयर में, 3 एटम अबव के लेयर में, 3 एटम उसके बिलो के लेयर में टच में है। तो इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर हियर विल बी 12। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे अपना 12, तो एफसीसी के अंदर। और ऐसे सब एटम के लोग, हाँ देखो आप, ये अगर देखो 3D अरेंजमेंट है ना, तो ये जो रेड वाले कॉर्नर्स है वो भी ऐसे 6 के साथ अपने लेयर में टच करेंगे, 3 ऊपर होंगे, 3 नीचे होंगे, ऐसा सब एटम को देखने को मिलेगा। बस वो रेड एक सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिखाया हुआ है, याद कर लेना है। एफसीसी या सीसीपी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 12 होता है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर डायरेक्टली टचिंग अ गिवन पर्टिकुलर एटम, दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो एबीसीबी टाइप का अरेंजमेंट मैंने आपको सिखा दिया। अगला पार्ट देते हैं हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का एक दूसरा नाम है हमारा एचसीपी बोलते हैं। अच्छा, इसको एक और नाम बोला गया, इसको बोला गया है एबी एबी टाइप अरेंजमेंट। एबी एबी टाइप अरेंजमेंट, एबी एबी का मतलब हो जाएगा तीसरा जो लेयर है, थर्ड लेयर जो है वो सेम। जैसे एबीसी एबीसी में क्या था, फोर्थ लेयर सेम था, एबीसी फिर एबीसी फिर एबीसी, इस तरीके से इसमें एवरी थर्ड लेयर इज द सिमिलर वन। एबी एबी टाइप अरेंजमेंट है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, वही जो बेंजिन का एग्जांपल था ना अपना, नीचे बेंजिन का फ्लैट रिंग है, ऊपर भी एक बेंजिन का फ्लैट रिंग है, 2 रिंग है और उनके बीच में ऐसे आप वर्टिकल लाइन ज्वाइन कर दो, रेक्टेंगुलर ऐसे आप शीट लगा दो, 2 हेक्सागोन को लेके उनके बीच में रेक्टेंगुलर शीट लगा दो, तो आपका जो अरेंजमेंट बनेगा दैट इज बेसिकली द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ऐसे इमेजिन करो शेप को, तो डायग्राम अपना एकदम आसानी से हो जाएगा। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में वापस से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से एटम्स है जो एचसीपी अरेंजमेंट दिखाते हैं। तो एचसीपी अरेंजमेंट दिखाने वाले कौन कौन से, देख लो, बेरिलियम में, सॉरी बेरियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, एग्जांपल्स हो गए। अब यहाँ पे वापस से अपना जो सवाल बन जाता है वो वापस आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर को लेके सवाल बनता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगेन देखिए आप, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली क्या है, तो एक पर्टिकुलर एटम को कितने एटम डायरेक्ट कांटेक्ट में है उसको बोला जाए कोऑर्डिनेशन नंबर। वापस से बी लेयर देख लेते हैं, क्योंकि 3D अरेंजमेंट है तो अरेंजमेंट रिपीट होता रहता है 3D में। तो जो बी का जो सेंटर एटम है, रेड वाला पार्ट जो है बी लेयर का, वो अपने लेयर में 6 एटम को टच कर रहा है, अपने से ऊपर वाले लेयर में वो 3 एटम को टच कर रहा है, अपने से नीचे वाले लेयर में भी 3 एटम को टच कर रहा है। तो 6 + 3 + 3 9 + 3 12 हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे भी कितना होता है, 12 होता है। और 3D अरेंजमेंट है, मतलब सबको ऐसा ही सिस्टम देखने को मिलेगा हर एक लेयर को। ऐसा मैं समझो कि बी लेयर की बात कर रहा हूँ, ए लेयर की बात करूंगा तो उसके ऊपर एक बी होगा, फिर ऐसा सी होगा। 3D है तो 3D में पूरा एक जैसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल के लिए आपका 12 है, आपका सीसीपी एफसीसी के लिए आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो भी आपका 12 था। तो ये हमने समझ लिया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करना है, एबी एबी अरेंजमेंट क्या होता है, एबीसी एबीसी अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, चलो बहुत डिटेल में आपको इसके रेडियस हाइट के क्वेश्चन पूछते जी, एडवांस में पूछते, इनफैक्ट सीटी में नहीं पूछेंगे, तो अभी उस टॉपिक को हम टच नहीं करेंगे। अगर हाँ क्वेश्चन आया तो एक बार हम जरूर देख लेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा वर्ड्स। अब कोई भी अरेंजमेंट आप देखो आप, हमने 2D अरेंजमेंट देखा, उसमें स्क्वायर पैकिंग था, हेक्सागोनल पैकिंग था। कोई भी अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट नहीं, मतलब ऐसा नहीं होगा कि उनके बीच में गैप्स बनेंगे ही नहीं। कोई भी अरेंजमेंट ले लो, थोड़ा बहुत गैप तो बचेगा ही बचेगा। बस हमें देखना है कि जिसके अंदर कम से कम गैप बचेगा, कम से कम वर्ड स्पेस बचेगा, वो सबसे बेस्ट अरेंजमेंट हो जाएगा। वी कॉल दिस एज द मोस्ट एफिशिएंट अरेंजमेंट। तो जो गैप बन रहा है ना, उस गैप को बेसिकली बोला गया वर्ड्स। और वर्ड के हमारे 2 मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स और एक होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। अब टेट्राहेड्रल वर्ड बेसिकली हमें समझना कैसे है, देखिए इसको थोड़ा सा इमेजिन करते हैं अपन लोग सिस्टम को, और फिर देखते हैं इनकी पोजीशन कहाँ पे होगी। इसके ऊपर भी सवाल जेईई में पूछते थे, सीटी में अभी तक तो नहीं पूछा है, बट एक बार हम उसको देख लेंगे कि इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है। ठीक है, चलो। तो टेट्राहेड्रल वर्ड बेसिकली क्या है कि आपने जो है मान लेते कि आप जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना। पर क्या बोल रहा हूँ कि सपोज मेरे पास टोटल 4 बॉल है, मेरे पास 4 बॉल्स है, जो अपने वो टेनिस बॉल होते हैं ना, खेलने वाले क्रिकेट के बॉल ले लिए मैंने, 4 फुटबॉल ले लो, 4 स्पीयर ले लो, वॉट एवर, 4 स्पीयर लेने मुझे, 4 बॉल थे, उसमें से
3 बॉल जो है मैंने ऐसा रख दी, देखो 2 बॉल को मैंने टच करके रख दिया, तीसरा बॉल जो है वो भी ऐसा इनके जो बीच में गैप था उसके बीच में रख दिया। आप देखोगे तो बीच में वापस से जो है एक छोटा सा गैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो है एक छोटा सा ट्रायंगुलर गैप आपको दिख रहा है। 3 बॉल को अगर आप रख दो जमीन पे ऐसा टच करके तो बीच में गैप बनेगा, और उस गैप के ऊपर जो है एक और बॉल रख दो आप। इस गैप के ऊपर जो है वापस एक बॉल में रख देता हूँ, इसको चालो तो मैं येलो कलर दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक और मैंने बॉल रख दिया। जब मैं ऊपर से अगर बॉल रख दो तो फिर भी बीच में जो छोटी जगह बचेगी, आप इमेजिन करो बॉल रखने के बाद भी बीच में छोटा सा जगह बचेगा, वही जगह बेसिकली क्या है, वो अपना वॉइड है, और उस वॉइड को क्या बोला गया है, दिस वॉइड इज कॉल्ड एज द टेट्राहेड्रल वॉइड। आई थिंक आपको थोड़ा सा डायग्राम इमेजिन हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 3 बॉल को एक जगह रख दिया, एक सरफेस के ऊपर रख दिया, और एक बॉल ऊपर से और रख दिया, फिर भी बीच में एक जगह बचेगी, दैट इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। जैसे मीथेन वाला केस होता है हमारा, आप याद करो कि मीथेन का शेप कैसा होता है, टेट्रल शेप होता है, वहां पे भी अरेंजमेंट कैसे होती है अपनी, आप देखो तो मीथेन की जो अरेंजमेंट्स होती है हम ऐसा दिखाते हैं ना, ये बीच में सी है और ये हमारे 4 कॉर्नर, तो 4 कॉर्नर मतलब 4 बॉल है, ठीक है। 4 बॉल मतलब वो 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये भी अपना हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन अपने एक प्लेन में, उनके बीच में गैप बना था, उस गैप के ऊपर एक चौथा ऊपर से हाइड्रोजन रख दिया, फिर भी बीच में छोटा गैप बचेगा, और उसी गैप के अंदर अपना वो कार्बन है, उसी गैप के अंदर कार्बन है, और वो 4 से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शेप को हम बोलते हैं एज अ टेट्राहेड्रल शेप। टेट्राहेड्रल जैसे दिखता है, दैट इज व्हाई कॉल एज द टेट्राहेड्रल शेप, ए टेट्राहेड्रल वर्ड। आई थिंक ये समझ में आ गया। अच्छा, इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, सवाल देंगे नहीं इतना सीटी के अंदर, बट आपको एक नॉलेज के लिए बता देता हूँ, सवाल अगर पूछा तो टेट्राहेड्रल वर्ड की पोजीशन होती है, दिस इज एट 1/4 डिस्टेंस, 1/4 डिस्टेंस फ्रॉम कॉर्नर ऑन बॉडी डायगोनल। जो हमारा एक बॉडी डायगोनल होता है, ठीक है, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे होता है, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे इसका पोजीशन होता है बॉडी डायगोनल के ऊपर। ये अपना होता है टेट्राहेड्रल वर्ड का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अभी 3D वाला पार्ट हम जी एडवांस के जब लेक्चर देखेंगे, इसके अंदर सॉलिड स्टेट का जब लेक्चर लेंगे तब पूरा 3D में कैसा दिखता है आपको पूरा वहां पे एक बार मैं समझा दूंगा। अभी तो सीटी में इतना जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। डन। तो यहाँ पे हो गया अपना टेट्राहेड्रल वर्ड का लोकेशन, और ये अरेंजमेंट कैसा दिखेगा इसके बारे में बता दिया। अगला वर्ड जो होता है हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो नाम से पता चल रहा है ऑक्टाहेड्रॉन। जैसे सिंपल एग्जांपल अगर देखे, हमने केमिकल बॉन्डिंग में एक बेस्ट एग्जांपल पढ़ कर रखा है SF6। अगर किसी को याद है, SF6 का जो शेप था वो ऑक्टाहेड्रल था। वहां पे हमारा अरेंजमेंट कैसा था, अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करो तो वहां पे हमारा अरेंजमेंट था कुछ ऐसा था, देखो एक सल्फर बीच में था, और हमारे पास 4 कॉर्नर्स थे, वो फेस सॉरी एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर ले लिए मैंने, ये मेरे स्क्वायर के 4 कॉर्नर से सपोज ये, और स्क्वायर के ऊपर जो है एक, स्क्वायर के नीचे एक, ऐसा हाइट हम जो है केमिकल बॉन्डिंग बनाते थे ना, बस यहाँ पे सेम है। ये 4 कॉर्नर जो है वो 4 एटम्स है अपने, ऊपर एक एटम लिखा हुआ है और नीचे एक एटम लिखा हुआ है, बीच में जो गैप बना हुआ है, जो बीच में गैप बना हुआ है वही एक्चुअल में हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो ये सल्फर जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट एक तरीके से, वो है हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर है। ऐसा आप सिंपल सा इसको इमेजिन करो। मतलब क्या करना है कि हमने टोटल 6 बॉल लेने, 6 बॉल लेके 4 बॉल जो वो पहले तो एक सरफेस जमीन पर रख दो, 4 बॉल एक स्क्वायर बना के रख दो, सिंपल एक स्क्वायर बना के 4 बॉल को रख दो आप, बीच में बड़ा सा गैप दिखेगा, उस गैप के ऊपर एक और बॉल रख दो, आप देखो फिर भी जगह खाली बचेगी। आज इन 5 बॉल को उठा लो और नीचे से एक और बॉल रख दो आप, फिर भी बीच में गैप बचेगा, वही गैप एक्चुअल में क्या है, वो अपना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड। और सल्फर जो ना वो एक्चुअल में बीच में प्रेजेंट है, और जो 4 बॉल थे एक सरफेस के ऊपर वो 4 फ्लोरीन थे, एक बॉल जो ऊपर से रखा वो 5वां फ्लोरीन था, एक बॉल जो नीचे से रखा वो 6 नंबर वाला फ्लोरीन था। तो SF6 दिमाग में उठा लो, तो एस यू विल गेट द ऑक्टाहेड्रल वर्ड का जो लोकेशन, सॉरी उसकी जो साइज होती है या उसका जो शेप होता है,
वो क्यों ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं? क्योंकि ये जो पूरा अरेंजमेंट बना अपना, वो एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल जैसा बना। दैट इज व्हाई वी कॉल दिस द ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन होती है हमारी वो बॉडी के सेंटर पे होती है और एज के सेंटर पे होती है। आप देखो ना, बॉडी का सेंटर, क्यूब का सेंटर अगर इमेजिन करो, ठीक है, एज के सेंटर पे होगी बराबर, और एक क्यूब का सेंटर आपको बोल दिया। यहाँ पे उसके जो लोकेशन है ना वो प्रेजेंट है ऑक्टेडल वर्ड की। इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे अभी। आप, आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि ये डायग्राम कैसे बनता है। 3D में पूरा आपको शेप दिख रहा है। तो यहाँ पे ये रेड बॉल और ब्लू बॉल दिखा है, बीच में फिर भी एक छोटा गैप बन गया है और उस गैप पे बोला गया ऑक्टेड्रल वर्ड। ठीक है, तो 3D का स्ट्रक्चर मैं 2D में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्लियरली। अच्छा, अब अगला सवाल बनता है कि हमारे नंबर ऑफ वर्ड कितने होते हैं। इसके ऊपर भी एक सवाल बन जाता है। तो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा एक चीज समझनी पड़ेगी पहले तो, कि नंबर ऑफ वर्ड जो होते हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स कितने हमारे कंट्रीब्यूट करे उस यूनिट सेल को बनाने के लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। ये अभी डिटेल में तो नहीं आएगा आपका, पर फॉर्मूला याद रख लेना अपने को कि नंबर ऑफ octahedral words this is equal to number of constituent particles, number of constituents per unit cell। एक यूनिट सेल के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होते हैं? तो जितने हमारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते हैं उसके डबल। ये सवाल आपको एग्जाम में बहुत बार पूछेंगे, तो याद रखना है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड जो होती है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ऑलवेज डबल, मतलब 2 टाइम्स नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बराबर। या ऑक्टल बोल दो, क्योंकि दोनों के नंबर तो सेम ही होते हैं। तो ये चीज हमेशा एग्जाम में याद रखना है। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल जो है सीटी के अंदर पूछे गए। इनफैक्ट जेई का जो पेपर होता था, जेई मेंस में, इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते थे। अभी सिलेबस में है नहीं, अलग बात हो गया। बट एस इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड कितनी होती है? तो जितने हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स है एक पर्टिकुलर यूनिट सेल के, उसके डबल जो होती है वो हमारे टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है। और ये वर्ड मेनली आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा आपको और 3D अरेंजमेंट में। देखो 2D अरेंजमेंट में तो हमारा टेट्राहेड्रल बनने वाला है नहीं। 2D अरेंजमेंट में हमारा जो वर्ड बनता है वो कैसे बनता है? एक स्क्वायर वाला वर्ड बनता है, या वो हेक्सागोनल वाला पार्ट था तो वहां पे एक वर्ड बनेगा। बट ये जो वर्ड की हम बात करें, टेट्राहेड्रल वर्ड है या ऑक्टाहेड्रल वर्ड है, दे आर बेसिकली रिलेटेड विद द 3D अरेंजमेंट। मतलब भाई एबीसी अरेंजमेंट या तो एबी अरेंजमेंट है। तो नंबर ऑफ एटम्स जो कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे जो वर्ड्स होंगे कितने होंगे। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर मेरे पास n है तो टेट्रल वर्ड्स मेरे पास 2n हो जाएगा, ऑक्टेट वर्ड्स n ही हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ वर्ड्स ऑक्टेट की सेम होती है। तो ये हमने समझ लिया, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। इसके हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब देखेंगे इसके सवाल और कैसे हमारे बनने वाले। तो एक बार हम यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ इसको फिल कर लेते। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स। अच्छा, सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी किसका जैसा था? तो सीसीपी अरेंजमेंट इज वेरी सिमिलर टू द एफसीसी। और एफसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते पर यूनिट सेल? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल एफसीसी में थे हमारे पास, एन की वैल्यू जो थी वो 4 थी। ठीक है, 6 फेस के सेंटर हो गए, हाफ इंटू 6 3 प्लस कॉर्नर्स का 1/8 इंटू 8, 4 थे। तो 4 हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल थे। तो टेट्राहेड्रल वर्ड कितने हो गए? उसके डबल, मतलब 8 हो जाएगी। ऑक्टेट वर्ड कितने होगी? तो अपने 4 होगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से याद रखो, हेक्सा मतलब 6 एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेट्रा वर्ड्स कितने होंगे? उसके डबल कर दो, 12 कर दो। ऑक्टेट वर्ड्स कितने हो जाएंगे आपके पास? ये हो जाएंगे। अच्छा, ये 6 का कैलकुलेशन कैसे होता है ये भी हम समझ सकते हैं। इतना डिटेल में आपको नहीं पूछेंगे आई थिंक, बट जिनको ये जो कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आता है, कॉर्नर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, फेस का जो सेंटर होता है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, वो लोग 6 आंसर जो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, वहां पे ए बी अरेंजमेंट था, तो ए लेयर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, बी लेयर में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है, और आपका जो सी लेयर है
उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। जिनको ये गणित समझ में आएगा उनके लिए ये 6 एटम का जो कैलकुलेशन है ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस कोऑर्डिनेशन नंबर याद करना है और हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग है उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है ये 6 होते हैं, ये आपको दिख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली जो बी लेयर होता है बीच में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन अपना जो होता है वो 3 होता है, ऊपर का 1.5 नीचे का 1.5, ऐसे 1.5 प्लस 1.5 3 प्लस 3 6, मतलब 6 का कैलकुलेशन। और तो जे एडवांस में सीटी में शायद इतना नहीं पूछे, आपने को याद रख लेना हेक्सा मतलब 6 और एफसीसी 4, तो 4 एटम्स 8 अपने ऑक्टेट्रल वर्ड्स, 4 अपने ऑक्टेल वर्ड्स। हेक्सागोनल 6 एटम्स, वर्ड टेट्रल की अपनी 12 हो गई, ऑक्टेल की उसके आधी मतलब 6 हो गई। तो ये हमने क्लियर कर दिया। वर्ड हमें 3D में देखना है, इनका कैलकुलेशन हमने समझ लिया। वापिस आ जाते हैं अपन लोग, थोड़ा सा एक और टेबल में समझा देता हूँ। ये थ्योरी पार्ट्स का पार्ट 2 जो है लेक्चर 2 में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद जो है इसके पीवाईक्यूज हम स्टार्ट करेंगे। सिंपल क्यूबिक में आ जाते हैं। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने थे, तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 था। बीसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल अपना 2 था। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल अपने 4 थे। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अभी हमने देखा वो 6 थे। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर का सवाल, देखिए ये टेबल जिसको समझ में आ गया उसको लगभग सीटे के सवाल जो है कैलकुलेशन बेस्ड सवाल इसी में से बनने वाले का काम हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने एटम टच करते हैं इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बीसीसी में अगर देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी के लिए होता है 8 होता है। एफसीसी में हम लोगों ने पढ़ा अभी वो 12 होता है। एचसीपी में पढ़ा हम लोगों ने 12 होता है। सिंपल क्यूबिक में अपना कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 6 होता है, मतलब एक कॉर्नर जो है वो 6 ऐसे एटम को टच करता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द एटम एंड द एज लिंक था, हमने पढ़ा सिंपल क्यूबिक में क्या था, एज पर टच कर रहे थे तो 2r इक्वल टू ए था। बीसीसी में देखा तो पूरा बॉल डायगोनल था, एक पूरा सेंटर का एटम और कॉर्नर के अपने एक एक एटम, तो 4r इज इक्वल टू √3a था वहां पे अपना। एफसीसी में देखा कि एटम टच अलोंग द फेस डायगोनल, वहां पे 4r इज इक्वल टू √2a था। और ये वाला पार्ट जो है इसको मैं रख देता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, ये जे एडवांस में। ठीक, और इसलिए भी यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे वो हाइट का कैलकुलेशन आपको समझना पड़ेगा 3D में। तो हाइट का कैलकुलेशन अगर समझ लेंगे तो पार्ट हो जाएगा, बट अभी आपको सीटी में जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अगला पार्ट आता है पैकिंग डेंसिटी और वॉइड स्पेस। अच्छा, हमने अभी डेंसिटी पढ़ा और हमने देखा कि कोई भी अरेंजमेंट जो होता है उसके अंदर 100% स्पेस तो ऑक्युपाइड है नहीं, मतलब हर अरेंजमेंट के अंदर कुछ ना कुछ खाली जगह पड़ी है और कुछ जगह अपनी ऑक्युपाइड है, उसी को बोलते हैं पैकिंग डेंसिटी। कितना स्पेस ऑक्युपाइड है एक यूनिट सेल का, एक क्यूब का, वो उसका पैकिंग डेंसिटी, और कितना अनऑक्युपाइड है या वैकेंट पड़ा वो उसका वॉइड स्पेस होता है। इसका कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। अभी मैं टेबल फिल कर देता हूँ और फिर जब हम इसके कैलकुलेशन देखेंगे तो यस यू विल कम टू नो दैट कि कैलकुलेशन बड़े आसान थे। टेबल को याद कर लेना है, याद लॉजिकल याद करना है पर्टिकुलरली। तो अगर आप आपकी मेमोरी पावर अच्छी है तो आप याद कर सकते हो। सिंपल क्यूबिक का जो पैकिंग डेंसिटी होता है ये होता है 52%। 52% जो होता है स्पेस ऑक्युपाइड होता है, मतलब 48% जितना स्पेस जो होता है वो खाली होता है। बीसीसी के लिए लगभग 68% जितना स्पेस ऑक्युपाइड होता है, 32% जितना स्पेस खाली होता है। एफसीसी में अगर देखें तो लगभग ये 74% स्पेस जो है ऑक्युपाइड है, 26% स्पेस खाली होता है। एचसीपी में भी 74% स्पेस ऑक्युपाइड होता है और 26% स्पेस जो खाली होता है। ठीक है, ये याद कर लेना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन कैसे आया ये हम समझेंगे जरूर। ठीक है, तो पहले ये टेबल में हम समझा दिया। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल क्या है, टेट्राहेड्रल बॉन्ड क्या होती है, ऑक्टेल बॉन्ड क्या होती है, ये हमने पूरा क्लियर कर दिया। पैकिंग डेंसिटी एक बार छोटा सा एक पार्ट समझा देता हूँ, बाकी सब सवाल जो उसके जैसे होने वाले, कैलकुलेशन आपको कैसे करना है। सिंपल क्यूबिक के लिए देख लेते हैं अपन लोग। सिंपल क्यूबिक के लिए तो हमें याद रखना पड़ेगा कि पैकिंग डेंसिटी का मतलब क्या है। पैकिंग डेंसिटी का मतलब है कि टोटल स्पेस में से कितना स्पेस ऑक्युपाइड है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए पहले पढ़ लेते हैं पैकिंग डेंसिटी, या उसको पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं, मतलब कितना परसेंट स्पेस ऑक्युपाइड है। और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपना कि वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम, मतलब कितने एटम्स है जिन्होंने ये स्पेस ऑक्युपाइड किया है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स वो यहाँ पे आ जाएगा।
और कितना स्पेस अवेलेबल था। अवेलेबल था 100 सेंटीमीटर क्यूब, और उसमें से मान लो कि सिर्फ 50% स्पेस है अपना ऑक्यूपाइड है, तो हम बोल देंगे 50% फील्ड है, 50% खाली है। 60% ऑक्यूपाइड है तो बोल देंगे 40% खाली है। तो ये कैलकुलेशन जो बेसिकली वो है, ये कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है आउट ऑफ द कितना अवेलेबल था। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक के लिए हम, अच्छा वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं भैया, हम एटम का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो एटम का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर। वॉल्यूम ऑफ द एटम जो है वी एटम, एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने एटम को तो स्पेरिकल मान के रखा हुआ है, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, तो 4/3 पाई आर की वैल्यू, ये सिंपल क्यूबिक था, तो सिंपल क्यूबिक के लिए तो हमने पढ़ा कि 2r इक्वल टू ए था। अब 2r इक्वल टू ए था तो आर की वैल्यू मेरी a/2 हो गई, तो यहाँ पे a/2 कर देता हूँ, a/2 और उसका मुझे क्यूब कर देना पड़ेगा। बस ये मेरा हो गया वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स। अच्छा कितने एटम थे सिंपल क्यूबिक में, तो एक एटम था। बीसीसी होगा तो 2 एटम लेने पड़ेंगे, अगर मेरा एफसीसी तो 4 एटम लेने पड़ेंगे, वो डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एक एटम था और एक एटम का वॉल्यूम मैंने लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, आर की वैल्यू a/2 था तो उसका क्यूब कर दिया मैंने a क्यूब, और 2 का क्यूब मेरा 8 हो गया। नीचे कैलकुलेशन कर देना है, 8 इंटू 3 24, और 4 से डिवाइड कर दो, 4 इंटू 6 अपना 24 होता है, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है अपना, एज जो लेंथ होगा उसका क्यूब कर दिया मैंने, a क्यूब कर दिया। बस ये कैलकुलेशन कर दो आप सिंपली, ये जो कैलकुलेशन आएगा अपना वही अपना एक्चुअल में पैकिंग एफिशिएंसी। आप अगर देखो तो a क्यूब कट हो जाएगा, नीचे 4 4 2 जा 8 कर दिया मैंने, 3 इंटू 2 6 कर दिया, a क्यूब गायब हो गया, कैलकुलेशन बचा मेरा π/6 बना। एग्जाम में ये भी पूछा है π/6 के टर्म में, और कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाइड है वो भी पूछा है। तो पाई की वैल्यू अगर मैं 3.14 अगर पुट कर देता हूँ और बाय 6 कर देता हूँ, आप देखेंगे ये कैलकुलेशन लगभग मेरे पास 0.52 के करीब आ जाएगा। 6 इंटू 5 30 होता है, एक बचा 14 हो गया, 6 इंटू 2 12 हो गया, 0.52 ऐसे आ गया। तो 52% स्पेस ऑक्यूपाइड है, 48% स्पेस खाली है। दो चीजें याद रखनी है, 0.52 या 52% ऑक्यूपाइड है, 48 खाली होगा, 100 में से माइनस कर दोगे। बट π/6 कैसे आया, ये सवाल भी सीईटी के अंदर पूछा गया है, तो बहुत बार एक कैलकुलेशन बेस्ड सवाल आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए हमने ऐसा देख लिया, फिर अगला हमारा पार्ट था ऐसा कैलकुलेशन किसके लिए देख सकते हैं, तो वी कैन सी द कैलकुलेशन फॉर द बीसीसी के लिए देख सकते हैं अपन। बीसीसी के लिए अगेन सेम, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो कितने आइटम थे बीसीसी में, 2 आइटम थे, 2 आइटम थे, तो 2 आइटम को मुझे वॉल्यूम लेना पड़ेगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर अलग अलग होगा, देखिए बीसीसी के लिए आर के लिए हमारे फॉर्मूला क्या था, बीसीसी के लिए हमने देखा था कि हमारा आर का केस था 4r इज इक्वल टू √3a था। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास √3a/4, और इसका क्यूब करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय पूरा यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो था हमारा a क्यूब। बस इसको कैलकुलेशन कर दो आप, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये 2 बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये वो दिखा रहा है जेड, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितने थे। वैसे अगर मुझे एफसीसी के लिए अरेंजमेंट करना हुआ, सपोज एफसीसी के लिए मुझे डेंसिटी निकालना हुआ, तो एस एफसीसी के लिए मैं डेंसिटी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्पेस है तो एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ एफसीसी है, तो एफसीसी के लिए मुझे पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग डेंसिटी निकालना हुआ, तो एटम कितने थे, 4 एटम थे। एक एटम का वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई आर क्यूब था। आर कितना है तो वो ध्यान में रखना पड़ेगा मुझे। एफसीसी के लिए आर का केस क्या था मेरे पास, 4r इज इक्वल टू √2a था, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, √2a/4 हो जाएगा। तो इसको पुट कर दो, बाद में रैशनलाइज करें तो कर देना आप, √2a/4 और उसका क्यूब, ये होगा एक एटम का वॉल्यूम, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, 4 एटम का वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय वो यूनिट सेल का वॉल्यूम, वो कितना था, a क्यूब था। बस इसको कैलकुलेशन कर दो आप, बाकी 4 का क्यूब 64 होता है, और फिर ये नीचे से आप उड़ा देना, जो भी कैलकुलेशन हो जाएगा अपने। इस तरीके से आप एफसीसी के लिए कैलकुलेशन कर सकते हो, और अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो यू विल फाइंड दैट दिस वैल्यू विल बी कम टू नियरली 0.74 जितना कैलकुलेशन आ जाएगा। ये 26% स्पेस आपका खाली बचेगा। तो ऐसा आपको पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। तो 2 टाइप के सवाल बनते, एक तो परसेंटेज में पूछते हैं और एक वो पाई के टर्म में पूछते हैं ना, तो वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे पाई के टर्म में अगर मुझे देखो ध्यान से कितना आ रहा है मेरा, ऊपर 4 × 4 मेरा 16 हो रहा है, 16
नीचे पाई, फिर नीचे अगर देखता हूँ तो ये मेरा कैलकुलेशन कितना बन रहा है 3, ठीक है, ये 3 था मेरे पास 3, और फिर आगे क्या था मेरे पास, नीचे वापस से आप देखो तो 4 का क्यूब था, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा अपने पास, 4 का क्यूब मतलब 64 हो जाएगा, ठीक है। ए क्यूब तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, बराबर है, ऊपर का ए क्यूब नीचे का ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, √2 का क्यूब निकालना पड़ेगा, √2 का क्यूब कितना हो जाएगा अपना, √2 मतलब 2√2 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसको भी कर लेते हैं एक बार कैलकुलेशन। तो सॉरी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, और मुझे √2 का क्यूब लिखना था, तो √2 का क्यूब भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2√2 हो जाएगा। अब देखो आप 16 इंटू तो 32, 32 का डबल 64 होता है, तो नीचे ये आ जाएगा ना, ये 16 इंटू 32, 32 का डबल 64 हो जाएगा, तो जिसमें मेरे पास ये आ जाएगा, और ऊपर कितने मेरे पास पाई बचा है और √3 बचा हुआ है। फिर आपको अगर उसको रैशनलाइज करना है तो आप कर देना, √3 इंटू √3 कर दो, नीचे फिर और √3 कर देना, जैसे भी आपको सही लगे। बस आप इस तरीके से जो कैलकुलेशन वो कर सकते, आप एफसीसी के लिए कर सकते हो, आप बीसीसी के लिए कर सकते हो, आप ऐसा सिंपल क्यूबिक के लिए भी कर सकते हो। तो आई थिंक अभी तक हम लोगों ने जो बेसिक पार्ट था, जो फॉर्मूले वाला पार्ट था कि डेंसिटी, रेडियस, पैकिंग एफिशिएंसी, वर्ड्स के अरेंजमेंट कैसे है, नंबर ऑफ एटम्स और वर्ड के बीच में क्या रिलेशन होता है, रेडियस वाला पार्ट देख लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिया, 2D के अरेंजमेंट, 3D के अरेंजमेंट, और क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड के जो बेसिक डिफरेंसेस है, इतना पार्ट हमने पढ़ लिया। 7 जो यूनिट सेल थे उनके जो पैरामीटर थे एबीसी अल्फा बीटा गामा, उनको समझा। शेप को याद करना है, क्यूब है, ऑर्थोरोम्बिक है, टेट्रागोन मतलब स्क्वायर कॉलम है, रोम्बोहेड्रल है तो क्यूब अपना टिल्टेड है, ट्राइक्लिनिक में एबीसी सब अलग अलग है, अल्फा बीटा गामा सब अलग अलग है, मोनोक्लिनिक का अरेंजमेंट अलग है, हेक्सागोनल का थोड़ा सा केस अलग था। ये सारे हमने पढ़ लिए। 7 सिस्टम के अंदर टोटल 14 अरेंजमेंट थे, 4 अरेंजमेंट मैक्सिमम आपने को देखने को मिला था, वो इसमें देखने को मिला था ऑर्थोरोम्बिक में, सॉरी हाँ ऑर्थोरोम्बिक ही था शायद मेरे पास। फिर हमें टेट्रागोनल या टेट्रागोनल था पता नहीं, एक बार हम देख लेंगे क्या था। फिर हमने वो सिंपल क्यूबिक में कितने अरेंजमेंट थे, 3 है, बाकी में एक एक था, टोटल 14 अरेंजमेंट थे, ये हमने पढ़ लिया। किसके अंदर एंड सेंटर होता है ये हमने नोट कर लिया। तो ये थ्योरी पार्ट जो ना आप देखोगे सीटी के अंदर क्वेश्चन इसके ऊपर ही है बेसिकली। जितनी भी हम पीवाईक्यूज करेंगे आप यू विल कम टू नो दैट जितना थ्योरी पढ़ के रखा है, जिनको ये थ्योरी समझ में आया कि रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन कैसे होता है, पैकिंग डेंसिटी कैसे निकालते हैं, एक एटम का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जिनको ये समझ में आ गया, आप देखो आपका सीटी के अंदर जो सॉलिड स्टेट के सवाल है आपके चुटकी में हो जाएंगे, और कुछ जो थ्योरी बेस्ड सवाल से ना वो तो ऐसे माइंड गेम होता है, फटाक से याद हो जाता है अपने को, ठीक। तो मेनली तो दिक्कत है सॉलिड स्टेट के अंदर वो कैलकुलेशन को लेके बच्चों को रहती है। तो कैलकुलेशन वाले पार्ट के हम मेन फोकस करने वाले, फॉर्मूले मैंने आपको सब समझा दिए। एक बार लेक्चर को वापस से देखो, लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी एक बार शेयर करना है। इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर। अगला लेक्चर जो होगा इसके अंदर हम सॉलिड स्टेट का जो है पार्ट 2 जो है वो रिमेनिंग थ्योरी पढ़ने वाले हैं। उसके अंदर पूरा वर्ड वाला, सॉरी उसके अंदर डिफेक्ट वाला सिस्टम है, डिफेक्ट्स है, मैग्नेटिक नेचर है, ये वाला पार्ट पढ़ने वाला, पूरा थ्योरी वाला पार्ट है। देखिए मेनली कैलकुलेशन वाला जो पार्ट था अभी तक हम लोगों ने वो उसका थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब सेकंड लेक्चर में जो छोटा मोटा थ्योरी पार्ट है, डिफेक्ट्स एंड सेमीकंडक्टर, बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, मैग्नेटिक नेचर ऑफ द सॉलिड्स, ये वाला एकदम आसान वाला पार्ट से तो, और उसके ऊपर क्वेश्चन भी वैसे सिंपल ही आते। हम नेक्स्ट लेक्चर में वापस से मिलते हैं। टिल देन इस लेक्चर को एक बार आप रिवाइज करो और वेट करो फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, गुड बाय।